हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। लॉन्ग टाइम नो सी। हाँ, चलिए आज हम डिस्कस करेंगे सर्कल्स। और आज की वीडियो में हम एनसीईआरटी लेवल का कोई भी क्वेश्चन डिस्कस नहीं करेंगे। रीज़न बहुत सिंपल है कि अगर एनसीईआरटी ही डिस्कस करना है तो सेम टॉपिक पे एक और वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, तो अगर किसी का भी एनसीईआरटी लेवल रह रहा है, एनसीईआरटी कवर करना है, तो उसके लिए एक और अलग से वीडियो बना हुआ है ऑलरेडी, आप वो जाकर देख सकते हैं। सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करेंगे कुछ बेसिक टर्म्स। हालांकि मुझे बेसिक भी डिस्कस नहीं करना चाहिए, उस वीडियो में बेसिक्स भी हैं, लेकिन कुछ चीज़ें रिवाइज करा देता हूं जो इस चैप्टर में काम आने वाला है। और सिर्फ इसी चैप्टर में काम आने वाले बेसिक्स डिस्कस होंगे। वो उन बेसिक्स को डिस्कस नहीं करेंगे जो एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स में काम आएंगे। ठीक है, और उसके बाद दो थ्योरम्स पढ़ेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि थ्योरम के बगैर क्वेश्चंस नहीं होंगे, उनका प्रूफ भी देखेंगे। तो मैं सबसे पहले अगर बेसिक्स की बात करूं कि भाई सर्कल क्या है, अगर मान लीजिए मैं सर्कल को डिफाइन करने की कोशिश करता हूं तो मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूं। तो देखिए, मान लीजिए कि आपके पास एक पॉइंट है, इसका कुछ नाम दे दीजिए आप, ओ, ए बी सी डी, कुछ भी। इस पॉइंट से कुछ डिस्टेंस पर मैंने एक और पॉइंट अज्यूम कर लिया, इसका नाम दे दिया ए। अब देखिए, जितने डिस्टेंस पर मैंने पॉइंट ए को लिया है, अगर उतने ही डिस्टेंस पे मैं कुछ और पॉइंट्स ले लूं, ठीक है, इसके चारों तरफ, ओ के चारों तरफ, और अभी रैंडमली आप किसी भी दो कंसेक्यूटिव पॉइंट्स को अज्यूम करें, तो आप क्या देख रहे हैं, इन दो कंसेक्यूटिव पॉइंट्स के बीच में कुछ तो गैप है। ठीक है भाई, लेकिन इनके बीच में अगर मैं कुछ और पॉइंट्स इंसर्ट कर दूं, तो क्या अब दो कंसेक्यूटिव पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस पहले से कम होगा? बिल्कुल होगा। और इसी तरीके से अगर मैं बहुत सारे पॉइंट्स को क्या करूं, इंसर्ट करूं, तो आप देखेंगे कि दो कंसेक्यूटिव पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस और कम होता जा रहा है। ठीक है, और ज्यादा पॉइंट्स इंसर्ट करें, लेट जैसे कि इनफाइनाइट पॉइंट्स को अगर मैं इंसर्ट करना शुरू करूं, तो एक टाइम के बाद ऐसा स्टेज आएगा जब आपको ये लगने लगेगा कि ये पाथ बिल्कुल ही कंटिन्यूअस है। ये पाथ कैसा है? बिल्कुल कंटिन्यूअस है, इनके बीच में कहीं कोई गैप नहीं है। क्लियर है? तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए अगर हम सर्कल को डिफाइन करने की कोशिश करें तो कैसे कर सकते हैं? हम बोलेंगे क्या? अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं तो उसके लिए बोलते हैं कलेक्शन या लोकस। अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। अब इन सारे पॉइंट्स की क्या खासियत है कि ये सारे के सारे पॉइंट्स इस फिक्स पॉइंट से बराबर डिस्टेंस पर लिया था मैंने। ठीक है ना? तो मैं बोलूंगा अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सर्कल। अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सर्कल. The fixed point, which is O, is center of the circle, and the fixed distance, which is OA, OB, OC, OD, is called radius of the circle. ठीक है, तो यहां से हमने ये समझा कि सर्कल क्या होता है, सेंटर क्या होता है, रेडियस क्या होता है। अब सर्कल की कुछ और प्रॉपर्टीज को जरा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि भाई कॉर्ड क्या होता है। ठीक, लेकिन आप ये जरूर ध्यान में रखेंगे कि जब भी आपको सर्कल ऐसा दिखे तो आपको बिहाइंड द सीन ये अज्यूम करना है अपने दिमाग में कि बेसिकली जो दिख रहा है ना वो ऐसा था, इनफाइनाइट पॉइंट्स का कलेक्शन था जो हमें ऐसा दिख रहा है। क्लियर है? तो भाई अगर ये इनफाइनाइट पॉइंट से मिलकर बना है तो मैं इसके ऊपर कुछ पॉइंट अज्यूम कर लेता हूं। मान लीजिए पॉइंट नंबर 1, 2, कुछ थोड़े से पॉइंट्स मैंने अज्यूम कर लिए। ठीक है भाई, अब कॉर्ड में कैसे डिफाइन कर सकता हूं सर? तो कॉर्ड के बारे में मैं बोलूंगा क्या चीज? कॉर्ड के बारे में सिंपली इतना बोला जाएगा क्या? अ लाइन सेगमेंट दैट जॉइंस एनी टू पॉइंट्स ऑफ द सर्कल या ऑन द सर्कल। ठीक है, कि वो लाइन सेगमेंट जो सर्कल पे लाई करने वाले किसी भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन करे, उसी का नाम क्या है सर? कॉर्ड है। ठीक है, तो जितने भी आप देख रहे हैं ना, ये सब के सब क्या होंगे? कॉर्ड होंगे। ठीक, ये सब ठीक है, आप समझ रहे होंगे, यहां तक जाना है, सर्कल को ज्वाइन करना है पूरा। ठीक, ये सब कॉर्ड है। क्लियर? तो एक सर्कल में कितने कॉर्ड हो सकते हैं भाई? तो एक सर्कल में इनफाइनाइट कॉर्ड्स होते हैं। अब देखिए, क्लास 9th का एक थ्योरम है जो क्वेश्चन में कई बार यूज होगा, क्लास 10th में भी, जो कॉर्ड से रिलेटेड है। तो वो मैं थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं क्योंकि इसकी जरूरत पड़ सकती है। क्या था वो थ्योरम? अगर आप लोग को याद हो तो एक थ्योरम हुआ करता था क्लास 9th में, क्या, जो कॉर्ड से रिलेटेड था। कि मान लीजिए कि ये एक सर्कल है, ये इसका सेंटर है और ये एक कॉर्ड है। ठीक है भाई, तो एक थ्योरम हुआ करता था क्या? परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। अगर मैं इस सेंटर से इस कॉर्ड के ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करता हूं तो ये क्या करेगा? ये इस कॉर्ड AB को दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर देगा। मतलब जितना AX होगा उतना ही BX होगा। क्लियर है? ये क्लास 9th में थ्योरम 9.3 था
कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो इसका भी यूज होता है क्वेश्चन में, क्लास 10th में, अगर कोई दिक्कत नहीं, यूज तो होगा। ठीक है भाई। अब एक सर्कल में कितने कॉर्ड्स हो सकते हैं? इनफाइनाइट कॉर्ड्स हो सकते हैं। ठीक। अगला टर्म जो समझने की जरूरत है वो ये है, हालांकि ये सब एग्जाम में आता नहीं है बट ये सब माइंड में होना चाहिए। अगला क्या है सर? अगला हम समझने की कोशिश करेंगे कि डायामीटर क्या होता है। ठीक है, आइए डाया समझते हैं। तो देखिए, अगर बात करें सर्कल के शेप की तो कैसा है भाई, बॉटम से लेके फर्स्ट हाफ तक ये धीरे धीरे क्या हो रहा है? एक्सपैंड हो रहा है। ठीक है, सेंटर पे आप देखेंगे कि ये मैक्सिमम है, एंड देन सेंटर से टॉप तक ये धीरे धीरे क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। तो मैं कह सकता हूं क्या कि अगर मैं बॉटम से लेकर के फर्स्ट हाफ तक कॉर्ड्स ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो कॉर्ड्स की लेंथ ग्रेजुअली बढ़ रही है। ठीक है, बढ़ रही है, और सेंटर पे मैक्सिमम। ठीक है, ये भी समझ में आ रहा है। और अगर मैं सेकेंड हाफ में एंटर करूंगा, अब सेंटर से ऊपर जाऊं तो कॉर्ड्स की लेंथ अब ग्रेजुअली कम हो रही है। नो प्रॉब्लम, क्लियर है भाई। अब आप देखिए डायमीटर होता क्या है? डायमीटर कुछ भी नहीं है, डायमीटर भी एक कॉर्ड ही है। ठीक है, डायमीटर भी एक कॉर्ड है, बस क्या है कि डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। क्लियर है। अब आप ही बताइए सबसे लॉन्गेस्ट, अगर मैं बात करूं सबसे बड़ी वाली कॉर्ड कौन है, तो आप बोलेंगे जो सेंटर से पास हो रही है। क्लियर है। तो डायमीटर इज नथिंग बट अ कॉर्ड। तो आप इसी बात को कई बार किताब में लिखा रहता है कि डायमीटर इज अ स्पेशल केस ऑफ कॉर्ड। ठीक है, तो इन सिंपल वर्ड्स आप डायमीटर के बारे में ये कह सकते हैं, द लॉन्गेस्ट कॉर्ड इज कॉल्ड डायमीटर। ऑब्वियसली द लॉन्गेस्ट कॉर्ड पासेस थ्रू द सेंटर। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक सर्कल है, ठीक है, और ये इसका सेंटर है। तो भाई अगर सबसे बड़ी वाली कॉर्ड होगी तो सेंटर से तो पास होगी, तो ये इसी का नाम क्या है सर? ये सब डायमीटर है। जितने भी आप देख रहे हैं सब के सब डायमीटर है। क्लियर। अब डायमीटर को अगर रेडियस के टर्म्स में डिफाइन करने की कोशिश करें तो देखिए, आप याद करिए, अभी हमने पढ़ा था कि जो फिक्स डिस्टेंस था ना यहां से लेकर यहां तक, इसका नाम क्या था? रेडियस। और ये भी क्या है? फिक्स डिस्टेंस ही तो है, तो इसका भी नाम क्या था? रेडियस। अगर मैं बोलूं कि ये कॉर्ड ए बी है या ये डायमीटर ए बी है और इसका सेंटर ओ है, तो मैं कह सकता हूं कि जो आपका ए बी है ना वो बेसिकली किसके बराबर है? ए ओ प्लस बी ओ। और ए ओ किसके बराबर है सर? आर के। बी ओ किसके बराबर है? आर के। तो किसके बराबर है सर? ए बी जो है आपका वो 2r के बराबर है, और ए बी ही क्या है? मेरा डायमीटर। तो हम कहते हैं कि डायमीटर इज ट्वाइस ऑफ रेडियस। इसी बात को आप ऐसे कहते हैं कि रेडियस इज हाफ ऑफ डायमीटर। ठीक है भाई। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो हमें कुछ और टर्म्स जानने की जरूरत है। अभी तक तो बिल्कुल फालतू था, अब काम आएगा क्या चीज? अब समझते हैं सर टेंजेंट। ठीक है, आपको टर्म समझना है कुछ। टेंजेंट किसे कहते हैं? तो देखिए, टेंजेंट बेसिकली क्या है? A line that touches the circle at one and only one point। वो लाइन जो सर्कल को सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे टच करती है। अब आप वर्ड कोई भी यूज कर सकते हैं, टच, कट, मीट, पास, इंटरसेक्ट, कुछ भी। A line that touches the circle at one point, a line that intersects the circle at one point और passes through one point, कुछ भी। क्लियर है? उसी को कहते हैं टेंजेंट। जैसे मान लीजिए ये एक सर्कल है और मैंने एक लाइन ड्रॉ किया जो क्या कर रही है भाई? सर्कल को सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे यहां पर टच कर रही है। ठीक है, तो ये जो लाइन है, जो भी इसका नाम मैंने कुछ ले लिया ए बी, तो यही ए बी क्या है मेरा? ये मेरा ए बी है टेंजेंट। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान रखना है कि ये लाइन सर्कल को जहां पर टच कर रही है, मान लीजिए उसका नाम दे दिया मैंने पॉइंट पी, उस पॉइंट को कहते हैं सर, उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये भी काम आने वाला है आगे। आप उसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कह लीजिए, या आप उसको ये भी कहते हैं सर कॉमन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या कहते हैं? कॉमन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है। अब एक दो बातें और समझते हैं कि भाई एक सर्कल के ऊपर कितने टेंजेंट्स ड्रॉ किए जा सकते हैं। अगर मेरे पास एक सर्कल है तो इसके ऊपर कितने टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं? तो देखिए, वापस से मैं सबसे फर्स्ट टॉपिक पे ले चलूंगा कि मैंने कहा था कि बिहाइंड द सीन आपको ये समझना है कि ये सर्कल जो आपको कंटिन्यूअस पाथ जैसा दिख रहा है ना, बेसिकली ये इनफाइनाइट पॉइंट्स का कलेक्शन था। ठीक है, और हमने देखा कि टेंजेंट उसको कहते हैं जो सर्कल के एक पॉइंट को टच करे या सर्कल को एक पॉइंट पे टच करे। ठीक है भाई, तो अगर मान लीजिए सर्कल के एक पॉइंट पे मैं एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया मैंने यहां पर। ठीक है भाई, कहां पर? सपोज करिए मैंने ड्रॉ कर दिया इस पॉइंट पर। अब एक और टेंजेंट ड्रॉ कर दिया मैंने यहां पर। ठीक, यहां पर मान लीजिए टच कर रहा है ये।
ऐसे ही मैंने बहुत सारे टेंजेंट ले लिए हैं। सर्कल के एक एक पॉइंट से मैं एक एक टेंजेंट क्या करूंगा, पास कराता जाऊंगा, ठीक है। ये सब के सब क्या है, टेंजेंट। तो आप देखेंगे कि सर्कल के एक पॉइंट से एक टेंजेंट पास कर रहा है, क्योंकि सर्कल में इनफाइनाइट पॉइंट्स होता है, तो एक सर्कल के ऊपर इनफाइनाइट टेंजेंट्स ड्रॉ किए जा सकते हैं भाई। एक पॉइंट से एक टेंजेंट, तो जब भी वर्ड बोला जाए सर्कल, आपको समझना इनफाइनाइट पॉइंट्स, तो इनफाइनाइट पॉइंट से इनफाइनाइट टेंजेंट्स, ठीक है। सो हम कह सकते हैं क्या, अ सर्कल कैन हैव इनफाइनाइट टेंजेंट्स और इनफाइनाइट टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल। अब एक बात समझते हैं, एक स्टेटमेंट है जो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, दोनों को समझेंगे वन बाय वन। एक स्टेटमेंट है, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू अ पॉइंट ऑफ अ सर्कल, टू अ पॉइंट ऑफ अ सर्कल। सर्कल के एक पॉइंट से कितने टेंजेंट, तो आप बोलेंगे क्या चीज, वन एंड ओनली वन, ठीक है। वन टेंजेंट एंड ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन टू अ पॉइंट ऑफ अ सर्कल। और दूसरा स्टेटमेंट है, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल। अब जब भी अ सर्कल, जब भी सर्कल वर्ड बोले ना, सर्कल वर्ड, तो आपको सर्कल का मतलब क्या समझना है कि भाई ये किससे बना है, ये मिलके बना है इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स, ये इनफाइनाइट पॉइंट्स का कलेक्शन है। तो जब पूछ रहा है कि सर्कल से कितने टेंजेंट्स, इन अदर वर्ड्स आपसे पूछ रहा है इनफाइनाइट पॉइंट्स से कितने टेंजेंट, तो भाई एक पॉइंट से एक, तो इनफाइनाइट पॉइंट से इनफाइनाइट टेंजेंट्स, ठीक है। अब टेंजेंट से रिलेटेड दो तीन बातें बहुत जरूरी है, इस पर बेस्ड एक थ्योरम भी है। इनफैक्ट दोनों थ्योरम में टेंजेंट का डिस्कशन होने वाला है, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा टेंजेंट को समझेंगे कि भाई एक सर्कल के ऊपर किसी गिवन पॉइंट से कितने टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं, और वो गिवन पॉइंट्स अलग अलग जगहों पे होगा। जैसे केस वन, केस वन में मान लीजिए कि वो जो पॉइंट है वो सर्कल के कहां लाई कर रहा है, सर्कल के एक्सटीरियर में लाई कर रहा है। अगर वो पॉइंट सर्कल के एक्सटीरियर में लाई कर रहा है, तो मैं इस पॉइंट की हेल्प से इस सर्कल के ऊपर कितने टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकता हूं। तो देखिए, एक तो मैंने यहां ड्रॉ कर दिया और एक मैंने यहां ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अगर इससे ज्यादा मैं ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा तो क्या होगा, मैंने बोला है लाइन, तो आप यहां तो छोड़ नहीं सकते। लाइन का मतलब होता है विच हैज नो एंड पॉइंट्स विच कैन बी एक्सटेंडेड फॉरएवर ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो भाई ये आगे जाएगा, और जब ये आगे जाएगा तो फिर ये सर्कल को आप देखेंगे कि यहां भी क्रॉस कर रहा है और यहां भी, इसीलिए ये तो टेंजेंट नहीं कहलाएगा। इसका ये मतलब हुआ सर कि एक सर्कल में आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर है, अ सर्कल कैन हैव टू टेंजेंट्स, और आप कह सकते हैं टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। क्लियर है, तो अगर आपके पास क्या हो, पॉइंट अगर सर्कल के एक्सटीरियर में लाई कर रहा है, तो उस पॉइंट की हेल्प से इस टेंजेंट के ऊपर, इस सर्कल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं आप, दो, ठीक है। केस टू, कि मान लीजिए सर कि आपके पास एक सर्कल है और आपके पास एक गिवन पॉइंट है, लेकिन इस बार पॉइंट कहां है, पॉइंट है ऑन द सर्कल, ठीक है भाई। जैसे मान लीजिए ये मेरा एक पॉइंट है जो सर्कल के ऊपर गिवन है, तो पूछ रहा है अब इस गिवन पॉइंट की मदद से आप इस सर्कल के ऊपर कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो भाई इस गिवन पॉइंट की हेल्प से इस सर्कल पे मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूं। क्लियर है, कोई और ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे आप, वो सर्कल को इंटरसेक्ट कर देगा दो जगह, या हो सकता है सर्कल से पास ही ना करे, तो वो टेंजेंट दोनों केस में नहीं कहलाएगा। तो आप बोलेंगे क्या चीज, अभी हमने पीछे भी पढ़ा था कि वन टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ अ सर्कल। क्लियर है, तो अगर वो पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई करता है, तो उस पॉइंट की हेल्प से उस सर्कल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं आप। क्लियर है भाई, एक टेंजेंट। अब आखिरी केस आपसे ये पूछता है कि आपके पास एक सर्कल है और आपके पास एक पॉइंट गिवन है इस बार भी, लेकिन अभी वो पॉइंट कहां है, सर्कल के इंटीरियर में। आप कहीं भी ले सकते हैं जहां आपका मन करे, मैंने एक पॉइंट ले लिया अपने मन से। अब पूछ रहा है कि इस गिवन पॉइंट से, जो कि सर्कल के इंटीरियर में है, इस बार पॉइंट क्या है, सर्कल के इंटीरियर में है, तो इस पॉइंट की हेल्प से इस सर्कल के ऊपर कितने टेंजेंट्स ड्रॉ किए जा सकते हैं। तो आइए देखते हैं कितने कर सकते हैं आप। मान लीजिए मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूं इस पॉइंट से, जो इस पॉइंट से गुजरना चाहिए, ठीक है भाई। क्या लगता है ये टेंजेंट है? टेंजेंट तो उसको कहते हैं जो सर्कल को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे। जैसे यहां से क्रॉस करने की कोशिश कर रहा हूं, ये क्या कर रहा है, सर्कल को एक बार यहां और एक बार यहां, दो जगह इंटरसेक्ट कर रहा है। अगर मैं कोई और ऐसे ही करूंगा, कोई भी लाइन, वो भी सर्कल को क्या करेगा भाई, एक से ज्यादा जगह पे इंटरसेक्ट करेगा। इसका मतलब ये टेंजेंट की कैटेगरी में नहीं आता है। इन सिंपल वर्ड्स, अगर वो गिवन पॉइंट सर्कल के इंटीरियर में लाई कर रहा हो, तो
तो उस पॉइंट की हेल्प से सर्कल के ऊपर एक भी टेंजेंट ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं होगा। तो हम कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं सर? तो आप बोलेंगे 0 टेंजेंट। क्लियर है? अब बेसिक यहां इतना काफी है, इससे ज्यादा आपको जरूरत पड़ने वाली नहीं है, लेकिन आपको 2 थ्योरम्स जानना बहुत जरूरी है। थ्योरम के बगैर भूल जाइए कि आपसे कोई भी क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो मैं बात करता हूं सबसे पहले थ्योरम 10.1 की, जिसको आप थ्योरम 1 कह लीजिए, जो भी जो फर्स्ट थ्योरम है उसको कह रहे हैं थ्योरम 10.1। तो अगर मैं रफली बताऊंगा तो डिटेल में, रफली बताऊं तो आप ये कहेंगे कि ये जो थ्योरम है ये रेडियस और टेंजेंट के बीच में एक रिलेशन एस्टैब्लिश करता है। ये आपको रेडियस ऑफ द सर्कल और टेंजेंट टू ए सर्कल के बारे में एक रिलेशन बताता है। क्या है वो रिलेशन, आइए समझते हैं। थ्योरम 10.1 स्टेट्स दैट, क्या चीज ये कहता है कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। अब यहां पर आगे कुछ और ऐड करना जरूरी है, इतना कहना सही नहीं है। कहता है रेडियस ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू, क्या चीज? टेंजेंट। आगे कहता है एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इसका मतलब समझाता हूं मैं और इसको प्रूव भी करना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास एक सर्कल गिवन है, ठीक है भाई, और आपने एक टेंजेंट भी ले लिया, आपने इस सर्कल के ऊपर एक टेंजेंट बना दिया, ये रहा आपका टेंजेंट। ठीक, अब समझने वाली बात यह है कि अगर मैं इसमें बहुत सारे रेडियस ड्रॉ करने की कोशिश करूं, सपोज करिए सर कि मैंने एक रेडियस ये बना दिया, ठीक, नो प्रॉब्लम। क्या ये रेडियस इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर है? बिल्कुल भी नहीं है। सर ये भी रेडियस है, क्या ये रेडियस इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर है? नहीं है। आप कितने भी रेडियस ले लीजिए, इनमें से कोई भी आप देखेंगे कि रेडियस के टेंजेंट के परपेंडिकुलर नहीं है। ठीक है भाई, एक चीज और देखेंगे कि अगर ये सारे के सारे रेडियाई इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर नहीं है, तो आप ये भी देखेंगे कि ये सारे के सारे रेडियाई इस टेंजेंट के यहां से, इसको हमने पीछे अभी पढ़ा था, इसको क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। कि अगर ये रेडियस इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर नहीं है, तो आप ये भी नोटिस करेंगे कि ये इनमें से कोई भी रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास नहीं कर रहा है। ठीक है, अगर वो रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास करे, अगर वो रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास करे, तब क्या होगा भाई? ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे पास कर रहा हूं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से, अब ये क्या होगा? परपेंडिकुलर। इसी बात को कह रहा है कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, लेकिन कहां से? जब वो रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास करे। तो यही थ्योरम 10.1 है। तो अगर स्टेटमेंट लिखने को है तो आप ये बोलेंगे थ्योरम 10.1, आप सिंपली बोलेंगे कि इट स्टेट्स दैट, क्या चीज? रेडियस ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू इट्स टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट या थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अलग अलग तरीके से बोल सकते हैं, सिंपल स्टेटमेंट मैंने आपके सामने रखा। अब इसका प्रूफ थोड़ा समझना जरूरी है। ठीक है, अब देखिए इसके प्रूफ के लिए हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का यूज करेंगे। क्लियर है? एक तो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड भी है, और एक आपको ये समझना है, एक आपको ये भी समझना है। दूसरा तरीका मैं आपको बताऊं अगर प्रूफ करने का, थोड़ा सा ये हल्का सा बोरिंग लगेगा आपको ये वाला थ्योरम 10.1, क्योंकि थोड़ा सा इसमें कॉन्ट्राडिक्टिंग बातें होंगी। ठीक है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए सर कि मेरे पास एक सर्कल है और उस सर्कल के ऊपर मैंने एक टेंजेंट ले लिया। ठीक है भाई, ये टेंजेंट मैंने ले लिया। अब मुझे ये प्रूफ करना है कि भाई ये जो है इसके परपेंडिकुलर है, मुझे ये बात प्रूफ करनी है। क्लियर? मान लीजिए मैंने इसका नाम दे दिया ABO। ठीक, तो अभी हम क्या करने जा रहे हैं? अभी हम 10.1 को प्रूफ करने जा रहे हैं। आइए 10.1 को प्रूफ करते हैं। रेडियस इज परपेंडिकुलर टू दी टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इस बात को प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए सबसे पहले थ्योरम है तो थोड़ा सा बेसिक लिखेंगे। आप क्या आप लिखेंगे? अ सर्कल, आप लिखेंगे अ सर्कल विद सेंटर O इज गिवन। थोड़ा सा लॉजिक यूज करेंगे, समझ में आ जाएगा। कॉन्ट्राडिक्शन आपने चैप्टर नंबर 1 में रियल नंबर में सीखा है, तो ज्यादा परेशानी नहीं होगी। अ सर्कल विद सेंटर O इज गिवन। ठीक है भाई, टेंजेंट के बारे में थोड़ा सा लिख दीजिए क्या कि AB इज अ टेंजेंट टू द सर्कल, AB इज अ टेंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट, इसका कुछ नाम दे देता हूं मैं, एट पॉइंट X। क्लियर है? आगे टू प्रूव, सर क्या प्रूफ करना है आपको? आपको प्रूफ करना है कि वो जो OX रेडियस है ना, वो परपेंडिकुलर होगा किसके? टेंजेंट के। आपको प्रूफ करना है
एक्स इज परपेंडिकुलर टू ए बी। इस बात को प्रूव करना है। इस बात को प्रूव करने के लिए आप ये समझ लीजिए कि अगर मैं आपको एक सर्कल दूं, ठीक है, और एक टेंजेंट है, क्लियर, तो अगर मैं इस सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करूं जो टेंजेंट को टच कर रहा है, ठीक है, समझिएगा, तो ये लाइन है, मैंने कोई और भी लाइन ले ली, बहुत सारी लाइन ले ली, आप देखेंगे कि इसमें से जो सबसे छोटी लाइन होगी ना, द शॉर्टेस्ट लेंथ जिसकी होगी, वो क्या करेगी भाई, पॉइंट ऑफ, मतलब आप ये देखेंगे कि वो परपेंडिकुलर होगी तभी सबसे छोटी डिस्टेंस होगी। अगर लेंथ सबसे छोटी होगी तो वो परपेंडिकुलर होगी, लेकिन अगर लेंथ क्या करें, थोड़ा सा बढ़ाएं, तो वो कभी भी इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर नहीं होगी, जो शॉर्टेस्ट लेंथ होती है, क्योंकि आपको मालूम है अ स्ट्रेट लाइन इज ऑलवेज, आप बोलोगे स्ट्रेट तो ये भी है, क्लियर है भाई, हम इन दोनों पॉइंट्स के बीच की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो द शॉर्टेस्ट लेंथ और द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, क्लियर है। तो ये जितने भी लेंथ देख रहे हैं ना आप, ये सब के सब क्या है, शॉर्टेस्ट तो नहीं है, शॉर्टेस्ट तो सिर्फ और सिर्फ ए बी है। इसी बात को हमें दिखाना है, हमें बस ये प्रूव करने की कोशिश करनी है कि ए बी सबसे छोटा है, और क्योंकि ए बी सबसे छोटा है इसीलिए ए बी परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि सबसे छोटी लाइन ही परपेंडिकुलर होती है, क्लियर है। आइए हम इसको थोड़ा प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। लेट्स जस्ट से हम थोड़ा सा इसमें क्या करेंगे कि कोई पॉइंट कंसीडर करते हैं, कंसीडर अ पॉइंट, कहां पर, इस टेंजेंट के ऊपर कोई भी एक पॉइंट अज्यूम कर लेता हूं, इसके ऊपर मैंने एक पॉइंट ले लिया C, ठीक है, और मैंने इसको ज्वाइन कर दिया इस तरह से कि वो सर्कल को सपोज करिए D पर इंटरसेक्ट करता है, तो मैं बोलूंगा कंसीडर अ पॉइंट C ऑन AB सच दैट क्या चीज, इट इंटरसेक्ट्स द सर्कल एट पॉइंट D। इतना समझ गए। अब अगर मैं बात करूं किसकी, AC की, AC क्या है सर, आप बोलेंगे AC इज इक्वल टू, टोटल AC की बात करूं तो आप बोलेंगे OD प्लस CD, ठीक है भाई, ये किसके बराबर है, OD प्लस CD। अब आप एक चीज और देख रहे होंगे फिगर से कि OD और OX ये दोनों बराबर है, रीजन रेडियाई ऑफ द सर्कल, तो क्या मैं OD की जगह OX लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, और CD अपनी जगह पर, क्लियर है, बात समझ रहे हैं, ये हो गया मेरा AC। क्या यहां से कहना सही है क्या कि AC जो है वो OX से बड़ा है। अब बात को समझिए, अगर मैं इतने पार्ट को गायब कर दूं, AC इज इक्वल टू OX, आप बोलेंगे AC इज इक्वल टू OX, दोनों बराबर है, लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, AC OX के बराबर नहीं है, OX में कुछ ऐड कर रहे हैं तब AC के बराबर है। इन सिंपल वर्ड्स आप कह सकते हैं कि AC इज ग्रेटर देन OX, AC बड़ा है, प्लीज समझिएगा, AC बड़ा है, यहां से भी दिख रहा है, लेकिन आपको दिखाना है ऐसे, AC जो है OX से बड़ा है। OX अगर नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे समझिए कि AC OD से बड़ा है, तो सिंपली समझ में आ रहा है, और क्योंकि OD OX बराबर है तो मैं OD की जगह OX लिख देता हूं, तो मैं कह रहा हूं AC इज ग्रेटर देन OX, ठीक है। इस बात को ऐसे भी कह सकता हूं कि OX इज क्या चीज, OX इज स्मॉलर देन AC, कि भाई OX छोटा है, और क्योंकि OX छोटा है, OX स्मॉलेस्ट है आउट ऑफ ऑल द पॉइंट्स मतलब मैं कुछ और भी यहां से पॉइंट लेने की कोशिश करूं और सबको ऐसे प्रूव करने की कोशिश करें, तो सबसे छोटा कौन होगा, OX होगा, क्योंकि OX सबसे छोटा है इसीलिए OX क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि स्मॉलेस्ट डिस्टेंस जो होती है, जो शॉर्टेस्ट या कह लीजिए स्मॉलेस्ट जो लाइन होती है वही परपेंडिकुलर होती है, क्लियर है। तो आप यहां से बोलेंगे क्या चीज, देयरफॉर OX इज परपेंडिकुलर टू किसके, AB, और यही आपको प्रूफ करना था। ये आपका थ्योरम नंबर 10.1 है, क्लियर है। इसका यूज पता नहीं कितने क्वेश्चन में होगा, तो रिजल्ट क्या यूज करना है, ये तो हो गया पूरा प्रूफ। अगर रिजल्ट की बात करें तो आपको बस इतना याद रखना है क्या, कि अगर आपके पास एक सर्कल गिवन है, ठीक है भाई, और आपके पास इस सर्कल पे क्या है, टेंजेंट है, ठीक, तो अगर आप इस टेंजेंट के ऊपर क्या करेंगे, एक ऐसा रेडियस ड्रॉ करते हैं जो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास करता है, तो ये लाइन यानी कि ये रेडियस इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगा, यानी कि ये एंगल 90 डिग्री होगा। ये रिजल्ट यूज करना है, क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट थ्योरम पे। नेक्स्ट थ्योरम इज 10.2।
10.2 क्या कहता है भाई? 10.2 में भी टेंजेंट के बारे में बातें होंगी। वो क्या कहता है जरा वो समझ लेते हैं। अगर स्टेटमेंट की बात करूं तो मैं लिखूंगा नहीं, आप पॉज करके लिख लीजिएगा, मैं बोल देता हूं, ठीक है। मान लीजिए कि एक सर्कल है और इसके ऊपर आपने देखा था अभी कि एक एक्सटर्नल पॉइंट की हेल्प से एक सर्कल के ऊपर आप दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते थे। क्लियर है? मान लीजिए एक्सटर्नल पॉइंट का नाम दे दिया मैंने ए, और यहां से मैंने दो टेंजेंट ड्रॉ कर लिए। कौन कौन? एक ए बी और एक ए सी, जो सर्कल को पॉइंट बी और पॉइंट सी पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है भाई। तो थ्योरम 10.2 क्या कहता है वो समझिएगा। स्टेटमेंट कहता है द लेंथ ऑफ tangents drawn from an external point to a circle are equal. The length of tangents drawn from an external point to a circle are equal. कि अगर आप किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल के ऊपर टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे तो उन दोनों की लेंथ आपस में बराबर होगी। अब जाहिर है अभी हमने देखा था कि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्कल के ऊपर दो ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, तो ये दोनों टेंजेंट की लेंथ आपस में बराबर होगी। और यही कौन है मेरा? ये है मेरा थ्योरम 10.2। ठीक है भाई, ये है मेरा थ्योरम 10.2। अब मुझे इस बात को जरा प्रूव करना है कि कैसे ये दोनों बराबर होंगे। ठीक है भाई, तो देखिए इसको मैं मान लेता हूं क्या चीज, इसको मैंने मान लिया सेंटर O। अब आगे समझते हैं, थोड़ा बहुत काम करेंगे इसमें। जैसे मान लीजिए इन दोनों को मैंने ज्वाइन कर दिया। ठीक है भाई, ये ज्वाइन हो गया। मैं इसके बारे में, थ्योरम है, थोड़ा सा थ्योरी लिखना पड़ेगा आपको। क्या कर सकते हैं सर आप इसमें सबसे पहले ये कर दीजिए ज्वाइन, तो आप इसको भी कर सकते हैं। ठीक है, आप इनको भी ज्वाइन कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा। सबसे पहले आप लिख दीजिए थोड़ा सा इसके बारे में इंट्रो लिख दीजिए कि अ सर्कल, आप लिखेंगे अ सर्कल विथ सेंटर O, सर्कल विथ सेंटर O इज गिवन। ठीक है भाई, एक सर्कल है आपके पास। आगे आप बोलेंगे ए बी एंड ए सी are two tangents drawn from, ये बहुत सिंपल थ्योरम है, drawn from an external point, कहां से ड्रॉ किया गया सर? A, कहां पर? 2 points B and C of the circle, रिस्पेक्टिवली। ठीक है भाई, आपने सिंपली थोड़ा सा इंट्रो लिख दिया क्या सर्कल विद सेंटर O इज गिवन, ए बी और ए सी आपके दो टेंजेंट्स हैं। ठीक है, ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, 2 पॉइंट्स बी एंड सी ऑफ द सर्कल। ठीक, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है जरा उसको ध्यान में रखते हैं। हमें ये प्रूव करना है कि जो दो टेंजेंट्स हमने एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किए हैं सर्कल के ऊपर, उन दोनों की लेंथ आपस में बराबर होगी। तो आप बोलोगे कि आपको प्रूव करना है ए बी इज इक्वल टू ए सी। बहुत सिंपल। आइए देखते हैं इसको। आप सबसे पहले इसमें क्या लिखेंगे? कंस्ट्रक्शन। ठीक है भाई, तो कंस्ट्रक्शन में आप कह सकते हैं कंस्ट्रक्शन में आपने जो जो काम किया उन सबको कर दीजिए क्या? ज्वाइन ओ ए, ओ बी एंड ओ सी, ज्वाइन कर दिया। अब आगे बढ़ने से पहले जरा इसको गौर से देखें तो भाई ये तो रेडियस है और ये टेंजेंट है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो थ्योरम 10.1 की हेल्प से क्या ये परपेंडिकुलर होगा कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। सिमिलरली क्या ये भी परपेंडिकुलर होगा? बिल्कुल होगा। ठीक है भाई, टेंजेंट के परपेंडिकुलर हो गया। तो मैं बोलूंगा कि फ्रॉम फिगर हम क्या देख रहे हैं सर? हम ये देख रहे हैं कि जो एंगल ओ बी ए है, या सिंपली कहें आप कि ओ बी इज परपेंडिकुलर टू ए बी and therefore angle OBA is equal to 90 डिग्री। ठीक, कोई पूछे ऐसा क्यों, तो आप बोलेंगे थ्योरम 10.1। सिमिलरली आप दूसरे के बारे में भी सेम बात ये कह सकते हैं कि जो OC है दैट इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू क्या? OC इज परपेंडिकुलर टू AC। अगर ऐसा है तो इसका मतलब हुआ कि एंगल OCA इज 90 डिग्री। और इन दोनों का सेम रीजन देंगे सर आप क्या? थ्योरम 10.1। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब हम इन दोनों ट्रायंगल को पकड़ेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे और ये फौरन प्रूव हो जाएगा। आइए, अब अगर मुझे प्रूव करना है क्या? अगर मुझे प्रूव करना है कि ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो मैं इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूं। अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूंगा तो सीपी सीटी से दोनों लेंथ्स, ये दोनों साइड्स बराबर हो जाएंगे। तो मैं दो ट्रायंगल लेता हूं। क्या चीज? मैं बोलूंगा इन ट्रायंगल AOB
इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल AOC। इन दो ट्राइंगल में आप क्या देख रहे हैं भाई? सबसे पहले तो आपको दिख रहा है AO इक्वल्स AO, रीजन आप बोलेंगे कॉमन। दूसरा क्या दिख रहा है सर आपको? OB इक्वल्स OC, रीजन रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। ठीक है भाई, एक ही सर्कल के सारे रेडियस आपस में बराबर होते हैं। और तीसरा आपको दिख रहा है एंगल B इक्वल्स एंगल C। अब देखो, सिर्फ इक्वल होना काफी नहीं है, इक्वल होना तब काफी होता जब आप इसको SAS से प्रूव कर रहे होते। ठीक है, यहां SAS तो नहीं लग पा रहा है, रीजन भाई आपने इस साइड का यूज किया और इस साइड का यूज किया, तो इनके बीच में बनने वाला एंगल तो ये है, बट इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है हमारे पास। अगर ये दोनों बराबर होता तो हमें फर्क नहीं पड़ता। बराबर से मतलब चाहे वो 10-10 हो, 20-20 हो, 30-30 हो, कुछ भी हो, बराबर होने से मतलब था। बट क्योंकि इस एंगल के बारे में पता नहीं है, हमने दूसरा क्या यूज किया वो समझते हैं। हम यहां पे यूज करने वाले हैं RHS। क्यों भाई? देखिए, ये राइट एंगल है तो सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज हो गई, और ये हमें पहले से पता है कि राइट एंगल है, तो हम थोड़ा सा और मेंशन करेंगे। सिर्फ ये नहीं लिख के छोड़ेंगे कि दे आर इक्वल, ये भी लिखेंगे क्या? 90 डिग्री ईच। कोई पूछे कैसे है भाई, तो आप बोल सकते हैं ऑलरेडी प्रूव। क्या बोल देंगे? ऑलरेडी प्रूव। हमने इन दोनों को ऑलरेडी प्रूव कर दिया था कि ये 90-90 है, तो ये दोनों क्या है? 90 डिग्री है। कोई पूछे क्यों, तो आप यहां पे दोबारा मेंशन कर देंगे ऑलरेडी प्रूव्ड। यानी कि ये दोनों एंगल सिर्फ बराबर नहीं है बल्कि 90-90 है। सिर्फ बराबर का मतलब वो कोई भी दो वैल्यू हो सकती है। ठीक है, अब आप देखेंगे देयरफॉर ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल, क्या चीज? ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल AOC आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है भाई, ये दोनों आपस में कैसे हैं? कॉन्ग्रुएंट है। किस प्रॉपर्टी की हेल्प से? तो बोलेंगे बाय RHS। अगर इन दोनों ट्राइंगल आपस में क्या है भाई? कॉन्ग्रुएंट हैं, तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगे। यहां से आप कह सकते हैं देयरफॉर क्या चीज? AB इज इक्वल टू AC। ये दोनों बराबर होंगे। क्यों होंगे? तो आप बोलेंगे बाय CPCT, और यही चीज आपको प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड। ठीक, तो थ्योरम का रिजल्ट याद रखेंगे, प्रूफ अगर आ गया तो देखेंगे। ठीक है, बहुत आसान था ये, 10.1 से तो आसानी है। थ्योरम आसान वो भी था, लेकिन वो जनरली स्टूडेंट्स को थोड़ा बोरिंग लगता है। रीजन वो थोड़ा कॉन्ट्राडिक्शन उसमें है, समझ रहे हैं? हम दिखा रहे हैं कि यही सबसे छोटी है, तो उसके लिए मुझे दिखाना पड़ रहा है कि बाकी सारी बड़ी हैं। थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी था वो, लेकिन तो सिंपल आप 9th क्लास में पढ़े क्या हो। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स। तो ये हमारा 10.2, यहाँ पे बेसिक्स एंड थ्योरम सब खत्म हो गए। आइए थोड़ा सा क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चंस में हमारे पास कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है आपसे, क्वेश्चन ये 2024 का है, कह रहा है आपसे, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड अ राइट एंगल एट इट्स सेंटर। ठीक है भाई, ये कॉर्ड है जो कि सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, देखेंगे। आगे कह रहा है द लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज, आखिर इस कॉर्ड की लेंथ कितनी है। इतना सिंपल पूछा है। देखो, ये जाने से पहले, इस क्वेश्चन पे जाने से पहले एक दो चीजें समझ लो जो बार बार यूज होंगी। क्या चीज? कि सर अगर आपके पास एक ट्राइंगल है, ठीक है, और कैसा ट्राइंगल है सर? मैं कह रहा हूं आपके पास एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ठीक है, तो इसके बारे में 2-3 बातें आप समझ लीजिए। अगर ये दोनों साइड्स आपस में बराबर हैं, तो इन दोनों एंगल्स को हम कहते हैं क्या? बेस एंगल्स। यानी कि एंगल B और एंगल C, इसको याद कर लो, बार बार यूज होगा। ठीक है, इसको कहते हैं बेस एंगल्स। ठीक है भाई, और ये जो एंगल A है, इसको कहा जाता है वर्टेक्स एंगल। ठीक है, अभी मैं ज्यादा इंटरेस्टेड इन दोनों के बारे में हूं क्योंकि इसका यूज बार बार होगा। तो सर प्रॉपर्टी क्या कहती है? प्रॉपर्टी कहती है बेस एंगल्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल। इसका मतलब जब भी बेस एंगल बोले आप समझ जाना नीचे वाले दोनों एंगल की बात हो रही है। इसी को कहने का दूसरा तरीका है क्या? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। इसका ये मतलब हुआ कि अगर ये और ये साइड आपस में बराबर हैं तो इनके अपोजिट वाले जो एंगल्स हैं वो आपस में बराबर होंगे। समझिएगा, ठीक है। ये क्यों डिस्कस किया गया भाई, इसका क्या काम है वो मैं बताता हूं आपको। ठीक है, मान के चलिए कि आपके पास क्या है भाई, आपके पास कुछ ऐसा केस है कि एक सर्कल बना हुआ है, ठीक है, और ये मान लीजिए आपके दो रेडियाई हैं और ये कॉर्ड है।
तो समझने की जरूरत है कि ये ट्राइंगल जो दिख रहा है ना आपको, ये अब जब तक आपको कॉर्ड के बारे में नहीं पता, अगर कॉर्ड भी इसके बारे में भी अगर आपको पता चल जाए कि हाँ भाई ये भी रेडियस के बराबर है, तब तो इक्विलैटरल ट्राइंगल हो जाएगा। लेकिन अगर जब तक कॉर्ड के लेंथ के बारे में आपको नहीं पता, ये यूं कह लीजिए कि कॉर्ड जो है रेडियस के बराबर नहीं है, इन दैट केस आपको समझना जरूरी है, क्योंकि ये दोनों बराबर है तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल फॉर्म करेगा, और इन दैट केस ये दोनों हमेशा बराबर होंगे। अगर आपको ये पता है तो क्वेश्चन 5 सेकेंड, मैक्सिमम 5 सेकेंड का खेल है। 5 सेकेंड में क्वेश्चन कैसे होगा? सर ये दोनों साइड्स बराबर हैं, ये दोनों साइड्स बराबर हैं, ठीक है भाई, इसका मतलब ये दोनों एंगल आपस में बराबर। तो जब तीनों मिलके 180 होता है, ये अकेले 90 है, बचा 90, ये दोनों मिलके होंगे कितने? 90। बात समझ में आ रही है क्या? समझ में आ रही है आपको? अगर कोई भी एंगल पूछे तो ये कहेंगे आप कितना होगा? बराबर होगा 45। आपसे जो पूछा उसकी बात करते हैं। ठीक, आपसे कह रहा था कि कॉर्ड की लेंथ बताइए। कॉर्ड की लेंथ, सर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, आप इसमें कुछ मत करिए, पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? अगर ये 10 तो ये भी कितना? ये भी हो गया आपका 10। एंगल पूछे 5 सेकंड में 45, 90। क्लियर है? आइए कॉर्ड की लेंथ बताते हैं एबी की, तो आप बोलेंगे क्या? इन ट्राइंगल क्या चीज? ओ ए बी। सर राइट एंगल के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती है, तो आप बोलेंगे ए बी स्क्वायर इक्वल्स ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। ठीक है भाई, ओ ए की वैल्यू 10, ओ बी की वैल्यू भी 10, आंसर आ गया। ये कितना हो गया? 100 एंड 100। क्लियर है? तो ये हो गया सर अंडर रूट, अगर मैं ए बी निकालूं तो ए बी हो गया मेरा अंडर रूट 200। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका, इसको मैं लिख सकता हूं 100 इंटू 2, 100 बाहर आ जाएगा 10, तो आंसर इज 10 रूट 2। ये हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई, ये फालतू सवाल था, आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इसमें क्या कह रहा है देखिए, आपसे कह रहा है इन द गिवन फिगर पी ए इज अ टेंजेंट। ठीक है भाई, पी ए टेंजेंट है फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी, पी से एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया है। आगे कह रहा है कि पीओबी 115 है, तो आपको बताना है एपीओ कितना होगा। भाई एपीओ कौन है? फिगर में अगर आप देखें तो एपीओ ये वाला एंगल पूछा है। पहले तो इसका आंसर ओरली देखो, अगर ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से करें तो आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत है नहीं। भाई ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, तो ये हो गया 90, खत्म। ठीक है भाई, ये 90 है। अब इसको दो तरह से कर सकते थे हम, पहले नॉर्मल वाला तरीका करते हैं। सर ये टोटल कितना होता है? ये टोटल कितना होता है? 180 होगा, क्योंकि लीनियर पेयर है। सर ये 115 है, तो ये कितना होगा? ये हो जाएगा सर 65। ठीक है, ये 65 हो गया। अब तीनों का सम 180 होता है, ये 90, ये 65, 155, तो ये हो गया 25। बात समझ में आ रही है क्या? अगर ऑब्जेक्टिव पूछे तो आप काम ऐसे करेंगे, लेकिन सब्जेक्टिव है तो थोड़ा सा लिखना पड़ेगा आपको। अगर सेम क्वेश्चन सब्जेक्टिव में आ गया तो लिखने आना चाहिए। क्लियर? तो अगर मैं इसके सॉल्यूशन की बात करूं, देखो ऑब्जेक्टिव में तो आप कर ही दोगे, मैं सब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको सॉल्व कराऊंगा। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं सर? आप बोलेंगे क्या? फ्रॉम फिगर, आप बोल सकते हैं फ्रॉम फिगर उन दो एंगल के नाम लीजिए जिनका सम 180 है। सर इसका नाम क्या बोल सकते हैं? आप कुछ भी बोल सकते हैं, पीओबी, बीओपी। तो आप बोलेंगे एंगल पीओबी प्लस इस अंदर वाले एंगल का नाम पीओए, एंगल पीओए, ये मिलके होगा 180। रीजन लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है भाई, पीओबी की वैल्यू गिवन है कितना? 115, तो यहां से मेरा दूसरा वाला एंगल पीओए आ गया। कितना हो गया सर? एंगल पीओए की वैल्यू हो गई 180 माइनस 115, तो ये हो गया मेरा 65 डिग्री। अब आते हैं, एक एक चीज लिखना है बस। क्या चीज? ऑल्सो आप लिखेंगे ओ ए इज परपेंडिकुलर टू AP। कोई पूछे क्यों, तो आप बोलेंगे थ्योरम 10.1। ये क्यों परपेंडिकुलर है भाई? तो थ्योरम 10.1 की वजह से। अगर ऐसा है देन एंगल OAP इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है भाई, अब आ जाइए उस ट्राइंगल के अंदर। इन ट्राइंगल OAP आप क्या देख रहे हैं? इन ट्राइंगल, नाउ इन ट्राइंगल OAP आप कह सकते हैं कि एंगल O प्लस एंगल A प्लस एंगल P इक्वल्स 180। रीजन दे दीजिए आप, क्या चीज? एंगल सम प्रॉपर्टी। अब तीनों की वैल्यू पुट करते हैं सर। एंगल O
इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तो जाहिर एंगल वो ये होगा, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 65 निकला हुआ है सर। एंगल ए अभी आप लेकर आए हुए हैं कितना 90 डिग्री, क्लियर है। और प्लस जो आपको निकालना है विच इज एंगल पी, या इसका नाम एपीओ कुछ भी कह लो, ठीक है। एंगल पी आपको या एंगल एपीओ जो आपको मन करे आप कह सकते हैं, इज इक्वल टू 180। इन तीनों को जोड़ लीजिए, ये हो गया 155, ये हो गया 7वीं क्लास का क्वेश्चन, ठीक है। यहां से आपका आंसर आ जाएगा, एंगल एपीओ की वैल्यू आ गई 180 माइनस 155, ये हो गया सर 25 डिग्री। तो ऑब्जेक्टिव के लिहाज से भी करना है, सब्जेक्टिव में ये लिखना बहुत जरूरी है, ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी 2025 का क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है कि ये 3x है, ये x है और कुछ गिवन है, नहीं गिवन है, कह रहा है 2x की वैल्यू बता। ये 2x की वैल्यू बता देते हैं सर। क्या हो जाएगा इसमें 2x, देखिए पहले ओरली देखते हैं सर। तीनों का सम 180 होता है, ठीक है भाई। ये तो 90 होगा थ्योरम 10.1 की हेल्प से, तो ये बचे हुए दोनों मिलकर 90 होंगे, यानी कि 3x प्लस x 4x की वैल्यू 90। अब दो रास्ते हैं, पहले x निकालो फिर 2 से मल्टीप्लाई करो, उतना क्यों करना, जब 2x पूछा है, जब 4x 90 के बराबर है तो 2x 45 के बराबर, और मेरा आंसर आ गया बी। एमसीक्यू में पूछे तो ऐसे करना, इमेजिन ये सेम क्वेश्चन 2 नंबर या 3 नंबर में पूछ दे, तो जो बातें हमने अभी कही है ओरली, हमने जो सोचा है उसको बस लिख देना है, क्लियर। तो देखो इसको कैसे कर सकते हो, यहां पे आप कह सकते हैं क्या, आप बोलेंगे फ्रॉम फिगर, क्या चीज, वही बातें लिखेंगे कि OS इज परपेंडिकुलर टू ST। ऐसा क्यों है भाई, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू दी टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, रीजन तो आप बोलेंगे थ्योरम 10.1, क्लियर है। देयरफॉर आप बोल सकते हैं कि एंगल OST की वैल्यू 90 डिग्री, नो प्रॉब्लम, ये एंगल 90 डिग्री है। अब आप कुछ मत करिए, इस ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दीजिए। नाउ इन ट्राइंगल OST क्या देख रहे हैं आप इसमें, एंगल O, एंगल S, एंगल T इज 180 डिग्री। आप बोलेंगे सर एंगल सम प्रॉपर्टी, दो वैल्यू गिवन है, तीसरी निकल गई। आ जाओ, O कितना है भाई 3x, S कितना है 90, ये कितना है x, सब मिलके 180, 3x x 4x, 4x की वैल्यू ये जाके उधर माइनस, तो x आपसे 2x पूछा है तो एक ही बार में निकालो, 2x इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो गया, बस ये था। तो एक नंबर में पूछे तो डायरेक्ट निकालो, 2 नंबर में पूछे तो थोड़ा सा लिख देना, ठीक। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2024 का क्वेश्चन है। देखो इधर, ये भी एमसीक्यू में पूछा हुआ है, 1 नंबर में आपसे कह रहा है कि ये एंगल जो है LMN या NML कुछ भी कह लो, कह रहा है इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर। आगे कह रहा है सर MN इज कॉर्ड, MN कॉर्ड है, एंड ये बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, दिख ही नहीं रहा, एकदम बहुत ज्यादा ब्राइट हो गया, इधर देखो, ठीक है। आपसे पूछ रहे दिस विद एन मेजर ऑफ द एंगल MON निकालना है, ये इंफॉर्मेशन गिवन है, आपको ये वाला एंगल निकालना है, ओरली निकालेंगे इसको, एमसीक्यू के फॉर्म में टाइम काउंट करो 10 सेकंड में निकालेंगे, ठीक है। देखो ये टोटल 90 होगा, जिसमें से ये 70 है तो ये 20 होगा, ये दोनों बराबर होते तो ये भी 20 होगा, 20 20 40, तो ये हो गया आपका 140, क्योंकि तीनों होता है 180। बात समझ पा रहे हो क्या, तुम्हारा ऑप्शन हो जाएगा बी। कैसे हुआ भाई, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू दी टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो ये 90 हुआ। अगर ये टोटल 90 है जिसमें से सिर्फ ये 70 है, तो ये बचा हुआ पार्ट 20 हुआ। हमने अभी देखा था, ये शुरू करने से पहले, क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करने से पहले मैंने प्रॉपर्टी बताई थी कि बार बार काम आएगा, इसीलिए बताया था, ऐसे ही नहीं बताया था भाई। ये दोनों बराबर है, मतलब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसके बेस एंगल्स बराबर होंगे, ये 20 तो ये भी 20, 20 20 40, तो ये हो गया 140 एंगल सम प्रॉपर्टी से। इस तरह से आपको करना है, बात समझ में आ रही है। आ जाओ इसको देखते हैं, अगर लिखना हुआ तो कैसे लिखोगे, इसी बात को थोड़ा सा लिख दो। तो आप लिख सकते हैं क्या, आप लिखेंगे फ्रॉम फिगर, एक ही तरह की बातें लिखनी है सब में, क्योंकि क्वेश्चन ऑलमोस्ट सब सिमिलर है। OM जो कि एक रेडियस है, ये इस टेंजेंट ML के परपेंडिकुलर है, तो आप बोलेंगे OM इज परपेंडिकुलर टू ML, नो प्रॉब्लम। कोई पूछे क्यों, तो आप बोलेंगे थ्योरम 10.1। इसका मतलब हुआ सर कि एंगल OML की जो वैल्यू है सर वो 90 डिग्री है,
ठीक है। अब OML को अगर मैं दो पार्ट में ब्रेक करूं तो देखिए OML दो एंगल का सम है। क्या चीज? जो OML आप देख रहे हैं ना, ये बेसिकली OMN और NML इन दोनों से मिलकर बना है। क्लियर है ना? तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं क्या, OML को तोड़ के लिख सकता हूं OMN और दूसरा वाला एंगल NML। ये दोनों मिलके कितना सर? आप बोलोगे 90। क्लियर है? इसमें से आप देख रहे हो NML ये गिवन है 70, तो यानी कि OMN प्लस 70 गिवन है आपको। तो यहां से OMN की वैल्यू आ गई कितनी? 20। ठीक है, एक चीज आपने ये देखा। अब दूसरा आप ये देखेंगे क्या कि जितना आपका OMN है ना, जितना आपका OMN है ये पूरा, उतना ही आपका ONM है। ठीक है, अब लिखेंगे क्या? नाउ एंगल ONM बराबर है एंगल OMN के। कोई पूछे क्यों, तो आप दो तरह से रीजन लिख सकते हैं क्या? सिंस OMN इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, या आप चाहें तो ये दिखा दें कि OM इज इक्वल टू ON। कोई पूछे क्यों, तो आप सिंपल बोलिए रेडियाई ऑफ द सर्कल। ठीक है भाई, ये दोनों आपस में बराबर है। अगर ये दोनों आपस में बराबर है तो उनके सामने वाली एंगल बराबर होंगी। अब लिखने के दो तरीके हो सकते हैं कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। आप ये लिख दीजिए कि बेस एंगल्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। तो आप सिंपल लिख सकते हैं क्या कि आप लिख दीजिए एंगल्स कॉमा अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। आपने बता दिया दोनों बराबर है। ठीक है, इसका ये मतलब हुआ कि अगर ये वाला 20 था तो ये भी 20 हुआ। ठीक, तो एंगल ONM भी आपका कितना हुआ? 20। अब एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दीजिए। और तीसरी देख रहे हैं आप, अगर लिखना हुआ तो कितना लेंदी लग रहा है, लेकिन आ सकता है 2-3 नंबर में, कोई गारंटी नहीं है। तो हमें लिखना आना चाहिए। देखिए, अगर हमें लिखना आता है तो ऑब्जेक्टिव आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर हम ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व करके जा रहे हैं, लिखना नहीं आ रहा तो दिक्कत हो जाएगी अगर सब्जेक्टिव में आ गया तो। अब उस ट्राइंगल में आइए। नाउ इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल? OMN। तो भाई इस ट्राइंगल के अंदर आप देख रहे हैं एंगल O प्लस एंगल M प्लस एंगल N मिलके हो गया भाई 180 डिग्री। कोई पूछे क्यों, तो आप बोलेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। तीनों की वैल्यू पुट करिए। इधर देखिए N और M निकला हुआ है तो एंगल O निकल जाएगा। ये दोनों निकला हुआ है 20 और 20। तो आपका जो N है इसी को आप एंगल O कह लीजिए, इसी को आप MON NOM जो भी कह लीजिए। तो आपसे जो पूछा था उसने पूछा था MON, एक ही बात है। क्लियर है? MON या सिंपली एंगल O। ठीक, तो कितना हो गया भाई सब? ये हो गया +40। डायरेक्ट लिखो यार, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा 140 डिग्री। आप इसको ये कहिए या कह लीजिए एंगल OMN। ये बहुत बेसिक सवाल उठाए मैंने, सब PYQ में दिया हुआ है, सब 10 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, अब है भी तो ऑब्जेक्टिव ना, ये भी तो देखो तो क्या पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, और क्या पूछेगा? एक नंबर का सवाल एक नंबर के जैसा ही तो पूछेगा ना। वो तो मैं सब्जेक्टिव करा रहा हूं जानबूझ के, अगर मान लो सॉल्व करने हमें आना चाहिए, बस इसलिए लिखने आना चाहिए। आ जाओ, इसमें आपसे पूछा गया है x की वैल्यू बताओ, ये 35 डिग्री। ओरली देखो पहले। इसको करने के दो तरीके हो सकते हैं, एक क्लास 10th एक क्लास 7th। ठीक है, सबसे पहले देखो 10th की मदद से देखो इसको। भाई ये रेडियस है, OT रेडियस है और PT टेंजेंट है, मतलब ये 90। सर ये 90 ये 35, तो तीसरा निकल गया क्या? 90 और 35 कितना हो गया? 125। ठीक है, 125 होते कितना हो गया? ये वाला एंगल हो गया 55। हो गया 55। अगर ये 55 हो गया तो दोनों मिलके 180 होता है। तो ये कितना हो गया सर? ये हो गया 125। तो आंसर तो आपका आ गया ऑप्शन डी। लेकिन अगर लिखना हुआ तो क्या? अच्छा, पहले इसका दूसरा तरीका समझो। मुझे उम्मीद है भूल गए होगे तुम लोग। ठीक है, दूसरा तरीका है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। चाहे कोई भी ट्रायंगल हो, जरूरी नहीं राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, देखो ये अगर इसका नाम देता हूं मैं ABC, तो अगर ये एंगल A है तो ये वाला इसका एक्सटीरियर एंगल A है। ये एंगल B है, ठीक है, तो ये एक्सटीरियर B है। ये अगर C है तो ये आपका एक्सटीरियर C है। क्लियर है? अब क्या था एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी? कि कोई भी एक्सटीरियर एंगल
कोई भी एक्सटीरियर एंगल अपने सामने वाले दोनों इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। एन एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो सर अगर आप गौर से देखें, अगर आप जैसे इसकी बात करूं मैं, एक्सटीरियर एंगल सी ये किसके बराबर होगा? अपने सामने वाले दोनों इंटीरियर के, एंगल ए प्लस एंगल बी। ठीक है, मैं इसको लेता हूं एक्सटीरियर एंगल बी, ये एक्सटीरियर एंगल बी, ये एक्सटीरियर एंगल बी किसके बराबर होगा? ये तो उसके साथ वाला इंटीरियर है, इसके नहीं, सामने वाले दोनों के, एंगल ए प्लस एंगल सी। बात समझ में आ रही है? इसी का यूज करें अगर हम, और गौर से देखो तो क्या ये x इस ट्राइंगल के लिए एक्सटीरियर एंगल नहीं है? अगर ये एक्सटीरियर एंगल है तो इस x की वैल्यू अपने सामने वाले दोनों इंटीरियर के सम के बराबर होगा। 90 and 35 is 125 डायरेक्टली ये कर सकते हैं आप। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा लिख देते हैं, 90 के बारे में तो लिखना ही पड़ेगा, तो आप लिख सकते हैं कि फ्रॉम फिगर क्या OT इज परपेंडिकुलर टू PT। कोई पूछे क्यों, तो आप बोलेंगे सर थ्योरम 10.1। ठीक है, देयरफॉर एंगल T या एंगल OTP इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक, नाउ क्या बोलेंगे सर, ये जो x है ना, x दैट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? एंगल T प्लस एंगल P। ये जो x है वो दोनों के सम के बराबर होगा। कोई पूछे क्यों, तो सिंपली लिखिएगा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अगर आपको ये 7th की चीज याद ना हो तो आप 10th की चीज लगा लीजिएगा, 2 लाइन एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा। पहले एंगल सम प्रॉपर्टी से ये वाली एंगल बताइएगा, उसके बाद से लीनियर पेयर की हेल्प से ये वाली एंगल बता दीजिएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट हो गया सर। अब देखिए एंगल T आपका निकला हुआ था 90 और सर एंगल P गिवन है 35, तो यहां से x की वैल्यू हो गई 125। ठीक है, एक नंबर के सवाल है, ऐसे ही मिलेंगे, एकदम इजी सवाल मिलेंगे। 2023 का सवाल देखिए, ये टेंजेंट है, ये आपका OA की वैल्यू है, ये 30 डिग्री है। ठीक है, और क्या गिवन है? OA इज इक्वल टू 6। सर ये वाली जो लेंथ है ये 6 के बराबर है, तो आपसे क्या पूछा गया है? देन द रेडियस ऑफ द सर्कल इज, सर आपसे ये पूछा गया है, OB पूछा गया है। ठीक है, देखिए OB रेडियस है, तो आप लिख सकते हैं कि फ्रॉम फिगर क्या चीज भाई, OB इज परपेंडिकुलर टू AB या BA, जो लिखना है लिख सकते हैं। रीजन सेम, आप बोलेंगे थ्योरम 10.1। इसका यह मतलब हुआ कि एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। सर अगर एंगल B 90 डिग्री हुआ तो इसका यह मतलब हुआ कि ट्राइंगल OAB इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है भाई, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक, राइट एंगल ट्राइंगल क्यों प्रूव करना जरूरी है? राइट एंगल ट्राइंगल होगा तभी मैं ट्रिगो लगा पाऊंगा। क्लियर है? ये राइट एंगल ट्राइंगल है। अब देखो आपको ये चीज निकालनी है सर, ये चीज पता है, एक्यूट एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हो गई, राइट एंगल के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज हो गई, लगा दो ट्रिगो, तो क्या हो जाएगा? इन ट्राइंगल OAB आप लिखेंगे क्या चीज? साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू P अपॉन H। P is OB, H is OA। नो प्रॉब्लम, आंसर आ गया। कितना हो गया ये? साइन 30 की वैल्यू लिख दीजिए आप, जो भी होती है। OB आपको निकालना है, OA आपको पता है, ये नीचे नीचे कट गया, 2 3 6। OB की वैल्यू आ गई सर 3 सेंटीमीटर। ऑप्शन देखेंगे आप, ऑप्शन हो जाएगा आपका A। वीडियो स्टार्ट है ना, बंद तो नहीं है? ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इसमें क्या क्या गिवन है देख सकते हैं। टेंजेंट है, ये एंगल 30 है, रेडियस 5 है। आपसे पूछा गया है PQ, PQ की लेंथ कितनी होगी ये पूछ रहा है। ठीक है, देखिए 2 मिनट में इसको, ये लेंथ कितनी है भाई? फिर से वही कहानी, ये रेडियस है तो ये परपेंडिकुलर होगा। ठीक है भाई, इसका मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल है। आपसे कह रहा है क्या चीज? इफ द रेडियस, ठीक है ये 5 है, ये निकालना है। वापस से ट्रिगो लगा दो यार, वापस से ट्रिगो लगा दो, काम हो गया। ठीक है,
अब अगर ट्रिगो लगाने की कोशिश करते हैं आप, तो आपको समझना ये पड़ेगा कि सर ये आपका हाइपोटेन्यूज है, एक्यूट एंगल के सामने वाली परपेंडिकुलर है, ये आपका एक्यूट के एडजेसेंट वाली बेस है। ठीक है, आप पी और बी tan लगा दो, काम खत्म। लेकिन फिर से वही बात, पहले आपको दिखाना पड़ेगा कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि ट्रिगो आप उसके बगैर लगा नहीं सकते। क्लियर? तो 2-4 लाइनें लिख दो। हम लिख सकते हैं क्या कि हियर हम क्या देख रहे हैं, OQ इज परपेंडिकुलर टू PQ। ठीक है भाई, कोई पूछे ये क्यों परपेंडिकुलर है, तो आप बोलेंगे थ्योरम 10.1। अगर ऐसा है, देयरफॉर एंगल Q इज इक्वल टू 90 डिग्री, और आप कह सकते हैं कि ट्राइंगल OPQ इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है भाई, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है, सो नाउ इन ट्राइंगल OPQ क्या लगा दे सर, P गिवन है, B निकालना है, PQ ही तो निकालना है। ठीक है, बेस निकालना है, tan लगा दो, cot लगा दो, जो तुम्हारा मन करे। आप लिखेंगे tan एंगल कितना है 30, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू P अपॉन OQ अपॉन PQ। वैल्यू पुट करो, आंसर आ गया 1/√3। OQ आपका 5 है, PQ आपको निकालना है, आंसर इज 5√3। ये PQ की वैल्यू आपको बतानी थी, तो ऑप्शन हो गया A। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2023 का क्वेश्चन है, ये सब कहानी गिवन है, निकालना क्या है ABQ। पहले ओरली देखते हैं, सर ABQ किधर है, पहले ये देखिए ABQ, आपको ये चीज निकालना है। ठीक, हमने क्वेश्चन 1 पे जाने से पहले ये देखा था, क्यों देखा था, बार बार काम आएगा। सर हमें एक चीज पता है, जितना ये उतना ये, करेक्ट। अब एक बात बताओ, एंगल सम प्रॉपर्टी से अगर ये 95 है तो ये दोनों मिलकर कितना होगा 85, क्योंकि ये दोनों बेस एंगल्स हैं, बराबर होंगे 42.5 42.5, यानी कि एक एंगल की वैल्यू 42.5। अब ये अगर टेंजेंट है तो ये रेडियस नहीं है क्या, और अगर ये रेडियस है तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये इसके परपेंडिकुलर है, बिल्कुल है, 90 है। तो सर ये टोटल 90 है, जिसमें से ये वाला एंगल 42.5 था, तो खाली ये कितना हो जाएगा, आप 90 डिग्री में से क्या करिए 42.5 घटा दीजिए, आपका आंसर आ गया कितना 47.5। ठीक है, ऑप्शन ए। समझ में आई बात? अगर आपको ऑब्जेक्टिव के लिहाज से करना है तो ये तरीका है। लिखना हो तो ये थोड़ा सा लिख देते हैं, बहुत आसान है लिखने में, यही भले जो भी टाइम लगे बस उसी के नंबर हैं आपके। तो पहले आप दिखा दो कि ये दोनों एंगल बराबर है, फिर दिखा दो कि ये 90 है, तो फिर ये निकालना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो आ जाइए, ये भी दिखाना पड़ेगा कि एंगल सम प्रॉपर्टी है। ये इन आप लिखेंगे इन ट्राइंगल OAB, इन ट्राइंगल OAB, या उससे भी पहले लिख दो क्या चीज, OA इज इक्वल टू OB। ठीक है भाई, कोई पूछे क्यों, तो आप बोलेंगे रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। ठीक, और मैंने दोनों को क्या अज्यूम कर लिया, लेट अस से OA इज इक्वल टू OB, OA इज इक्वल टू OB और इज इक्वल टू मैंने कहा x, अपने मन से कहा ना, ये तो दिया तो नहीं था, तो ब्रैकेट में लिखूंगा लेट या से, दोनों में से एक लिखूंगा। ठीक है, एंड देन उसके बाद रीजन लिख दूंगा कि आखिर बराबर क्यों था। वो तो ठीक है, अगर ये x होगा तो ये भी x होगा, लेकिन बराबर है क्यों, अब आप वहां पे लिख देंगे क्या, आप लिख देंगे रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। बस आप सबको आंसर पता, लिखने का तरीका सीखिए, दोनों बराबर होगा। इन ट्राइंगल OAB में क्या मैं कह सकता हूं, एंगल O प्लस एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180। ठीक है भाई, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब एंगल O की वैल्यू 95, A की वैल्यू, B की वैल्यू, दोनों आपका कितना है x, हो गया, यहां से 2x आ गया, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा 95, तो ये हो जाएगा 85, तो यहां से x हो जाएगा आपका 85/2 यानी कि 42.5। x की वैल्यू आ गई 42.5। अब आते हैं क्या, ऑल्सो आप क्या देख रहे हैं कि OB इज परपेंडिकुलर टू PQ, OB इज परपेंडिकुलर टू PQ। ऐसा क्यों है भाई, आप बोलेंगे थ्योरम 10.1। अगर ये सब सवाल भी किसी बच्चे को मुश्किल लग रहा है तो समझ रहे हो ना, आई होप सबको इजी लग रहा होगा।
10.1। अगर ऐसा है इसका मतलब हुआ कि एंगल OBQ, ये पूरा एंगल OBQ कितना होगा सर? तो आप बोलोगे एंगल OBQ होगा 90 डिग्री। ठीक, अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देख लो, ये जो आपका OBQ है ना, जो आपका OBQ है वो बेसिकली दो एंगल से मिलकर बना हुआ है। ये जो पूरा का पूरा OBQ है ये किससे किससे मिलकर बना हुआ है? ये मिलकर बना हुआ है, यहाँ पे कुछ था OBQ, यहाँ पे B था, ठीक है। ये बेसिकली इससे और इससे मिलकर बना हुआ है। ये जो पूरा OBQ है इन दोनों का सम है कि नहीं? तो मैं OBQ को तोड़ के क्या लिख सकता हूं? OBA प्लस इसको क्या लिख सकता हूं? ABQ, और यही ABQ मुझे बताना है, ठीक है भाई, इज इक्वल टू 90 डिग्री। सर OBQ आप देख रहे हैं ऊपर, एंगल B ही OBQ है, x के बराबर है, x की वैल्यू y कितनी है? 42.5। ये हो गया। एक्चुअली एंगल को डेसिमल में नहीं लिखा जाता, इसलिए मैं फ्रैक्शन लिख रहा हूं, ठीक है। दिस प्लस एंगल ABQ, तो ये हो गया 90। यहां से आप दूसरी वैल्यू निकाल लेंगे तो आपकी जो ABQ हो जाएगी सर वो हो जाएगा दिस माइनस 42.5, तो ये हो जाएगा 47.5 डिग्री या 47 डिग्री 30 मिनट्स। ऑप्शन अगर ऐसे दे दे तो कंफ्यूज मत होना, इसका ऑप्शन ऐसे भी दे सकता है 47 डिग्री और 30 मिनट्स, क्योंकि एक डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं। तो ऑप्शन हो गया आपका 1, ऑप्शन ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये 2023 का क्वेश्चन है, बहुत पुराना नहीं है। ये भी 2023 का क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है। अब वर्ड दिया, फिगर आपको खुद बनाना है। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्कल, एक सर्कल के ऊपर आप क्या कर रहे हैं? आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है भाई। आपके पास एक सर्कल है, कह रहा है द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 9 फ्रॉम अ पॉइंट 41 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, ठीक है भाई। देखो ये है सेंटर, ठीक, इस पे मैंने क्या किया? एक टेंजेंट ड्रॉ किया किसी पॉइंट से, मान लो पॉइंट ए से ड्रॉ किया। जिस पॉइंट से मैं टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं वो पॉइंट सेंटर से 41 दूर है। अच्छे से पढ़ लो, कह रहा लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 9, अगर इसका रेडियस 9 था, ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट 41 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, जिस पॉइंट से आपने टेंजेंट ड्रॉ किया है वो पॉइंट सर्कल से, अगर मैं इसका सेंटर O मान लूं, सर्कल के सेंटर से 41 दूर है, तो आखिर इस टेंजेंट की लेंथ कितनी है? ठीक है, इसका नाम मैंने B दे दिया। कुछ मत करो, पाइथागोरस लगाना है, राइट एंगल ट्रायंगल है क्योंकि 90 है 10.1 से, पाइथागोरस लगा के दो साइड गिवन है, तीसरी निकालनी है, ये काम करना है आपको, ठीक है भाई। तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे, ये दिया तो था नहीं तो हमने अपने मन से ले लिया इसको, तो आप लिख देंगे अ सर्कल विद सेंटर O, ठीक है, और इज गिवन तो नहीं है, तो आप बोलेंगे लेट देयर बी अ सर्कल विद सेंटर O, ठीक है भाई। आगे क्या देख रहे हैं आप बोल देंगे AB इज अ टेंजेंट एट पॉइंट B। देयरफॉर आप कह सकते हैं कि जो आपका OB है वो परपेंडिकुलर होगा AB के। कोई पूछे क्यों, आप बोलेंगे थ्योरम 10.1 की हेल्प से। और एंगल B आपका अगर ऐसा है, परपेंडिकुलर है, तो एंगल B की वैल्यू 90। अगर एंगल B की वैल्यू 90 तो ट्रायंगल OAB इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ये आपको पहले बताना जरूरी है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ताकि आप पाइथागोरस लगा सके। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें पाइथागोरस लगा दीजिए, ठीक है भाई। आइए पाइथागोरस लगाते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, आप लिख सकते हैं OA स्क्वायर इक्वल्स, या डायरेक्टली लिखते हैं, क्यों 7वीं क्लास जैसा काम करना है, जो पूछा उसकी बात करते हैं। आपको AB पूछा है तो आप लिखेंगे AB स्क्वायर किसके बराबर होगा? हाइपोटेन्यूज
का स्क्वायर माइनस, अगर इसको एक्यूट एंगल मानता हूं जो भी, ओ बी का स्क्वायर। ठीक है भाई, आ जाइए। ओ ए की वैल्यू गिवन है 41 और ये गिवन है सर आपका 9, तो ये तो हो गया 81 और ये कितना हो जाएगा 41 इंटू 41, ये हो जाएगा 1681। तो ये आ गया आपका 1600, किसकी वैल्यू, ए बी की वैल्यू, यानी कि टेंजेंट की, ए बी स्क्वायर की वैल्यू। तो ए बी कितना हो जाएगा रूट अंडर 1600, तो ये हो जाएगा आपका 40। ये पूछ रहा था कि उस टेंजेंट की लेंथ कितनी होगी, उस टेंजेंट की लेंथ कितनी होगी जो किसी ऐसे पॉइंट से ड्रॉ किया गया है कि वो पॉइंट सेंटर से 41 सेंटीमीटर दूर है और उसकी रेडियस 9 है। अगला क्वेश्चन ये 2023 का है। ऐसा क्वेश्चन सिमिलर कराया था अभी पीछे, देखो इधर, इसमें सारी कहानी देख रहे हो, ये टेंजेंट है, ये दोनों रेडियस हैं, ये वाला एंगल क्यू पी आर या आर पी क्यू कुछ भी कह लो, ये आपसे कह रहा है कि 50 डिग्री है। ठीक है, देन मेजर ऑफ एंगल पीओ क्यू, देखना जरा पीओ क्यू कहां है, पीओ क्यू ये वाला। ओरली आंसर दो भाई, क्या ये दोनों बराबर होंगे, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है भाई, हमें नहीं पता कितने होंगे, बस बराबर जरूर होंगे। अब आ जाते हैं सर ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, तो ये पूरा 90 होगा, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। तो अगर पूरा 90 होगा तो ये अगर 50 है, ये कहानी अगर 50 है तो ये कहानी 40। अब अगर ये कहानी 40 तो ये भी 40, 80, तो ये चीज कितना हो गया 100, ये हो गया 100। ये रहा। अगर एमसीक्यू एक नंबर में पूछे तो आपको ऐसे करके आगे बढ़ जाना है, ज्यादा टाइम अपना खराब नहीं करना है। सब्जेक्टिव पूछे तो थोड़ा सा लिख दो, इसमें यही सब बातें लिखनी है। ठीक है, लिख लोगे क्या? चलो देखते हैं क्या लिखोगे। आप लिखेंगे फ्रॉम फिगर ओपी इक्वल्स ओ क्यू। एमसीक्यू है यार, इतना ही इजी मिलेगा, इसमें ज्यादा ये नहीं होना कि इजी क्वेश्चन कराया जा रहा है। 10 साल का पीवाईक्यू उठाया मैंने, सबसे पहले एमसीक्यू था, उसमें से 15-20 सवाल लाया हूं मैं, ये करेंगे फिर सब्जेक्टिव भी करेंगे। काम डाउन, सर्कल एक क्लास में खत्म होने का चीज नहीं है। देखो ओपी इक्वल्स ओ क्यू, ठीक है भाई, ओपी ओ क्यू बराबर है। कोई पूछे क्यों, तो आप बोलेंगे रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। अगर ये दोनों बराबर हैं तो मैं कह सकता हूं क्या, इन ट्रायंगल ओपी क्यू एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q। ठीक है भाई, या Q इज इक्वल टू P, जो आपका मन करे, एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q, ये आपस में होंगे बराबर। ठीक है, कितने होंगे नहीं पता, मैंने कहा इज इक्वल टू y, ब्रैकेट में मैं लिख दूंगा लेट या से कुछ भी। क्यों बराबर होंगे ये दोनों एंगल, क्योंकि ये दो अपोजिट साइड्स के बराबर हैं। तो आप रीजन लिख देंगे क्या, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है भाई, तो जल्दी से बराबर तो होंगे। अब एक चीज और, अब आप इसके बारे में जरा लिख दीजिए कि ये 50 है तो ये कितना होगा, कैसे होगा। अब आइए, नाउ ओपी इज, किसी को चाहे तो आप इसको पहले लिख सकते थे, कोई इश्यू नहीं है। ओपी इज परपेंडिकुलर टू पी आर। कोई पूछे ये क्यों है, तो आप बोलेंगे सर थ्योरम 10.1। अगर ऐसा है देन आप कह सकते हैं कि OPR, ये पूरा एंगल OPR किसके बराबर होगा, आप बोलेंगे 90 के। अब OPR को अगर आप गौर से देखें तो OPR दो एंगल का सम है। ये जो पूरा का पूरा OPR है ये दो एंगल से मिलकर बना है। किससे भाई, इस वाले एंगल से RPQ या QPR, और दूसरा ये वाला एंगल जिसका नाम है OPQ। ठीक है, तो मैं इसको तोड़ के दो एंगल का सम लिख दूं तो मैं लिखूंगा क्या चीज, एंगल QPR प्लस वो छोटा वाला पार्ट OPQ। ठीक है, इज इक्वल टू 90। अब भाई एक बात बताइए, QPR क्वेश्चन में गिवन था 50 डिग्री, तो ये अगर मेरा 50 डिग्री हो गया तो यहां से मेरा जो OPQ है ना सर, उसकी वैल्यू आ गई कितनी, 40। और हमने ऊपर पढ़ा था, ये लिखा भी था कि OPQ या P, अगर मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं ना,
ट्रायंगल की, तो ट्रायंगल में वो पी का मतलब OP Q सब एक ही चीज है, ठीक है। हमने पढ़ा था कि P और Q आपस में कैसे हैं, बराबर है, यानी कि अगर OPQ 40 है, देयरफॉर अगर OPQ अगर OPQ 40 है तो OQP भी कितना हो जाएगा, ये भी आपका 40 हो जाएगा, ठीक है भाई। चलो, इसकी जरूरत यहां पे नहीं है, आपको अज्यूम करने की, बस बराबर लिख दो, अज्यूम करने की जरूरत नहीं थी, निकालना ऐसे निकल गया, ठीक। ये दोनों बराबर है, अब वापस से एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के दिखाओ कि ये 40 है तो तीसरा कितना होगा, ये काम करना था, ठीक है। लास्ट स्टेप के नाउ इन ट्राइंगल OPQ एंगल O, आप लोगों को फील आ रहा होगा कि यार ये तो एकदम ही 7वीं क्लास का है, तो एक नंबर वाले सवाल कर रहे हो ये मत भूलना आप, OPQ की वैल्यू 180 एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इसमें कितना हो जाएगा सर, ये निकला हुआ आपका एंगल P और एंगल Q 40 है, तो एंगल O निकल जाएगा आपका यहां से। कल वाली वीडियो में सब्जेक्टिव करेंगे, काम डाउन। 40 80 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो एंगल O की वैल्यू हो जाएगी 100, तो इसी को आप एंगल O कह लो या एंगल QOP कह लो या POQ कह लो। क्या पूछा था आपसे, POQ, तो POQ आ गया आपका कितना, 100 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखना जरा, इसमें आपसे पूछा हुआ है कि आप क्या बताइए, PCA, एंगल PCA कहां है भाई, PCA ये वाला पूरा एंगल आपको चाहिए, ठीक है। आओ इसकी को, और दिया क्या है, कह रहा है आपसे CAB इज 30, CAB ये वाला एंगल 30 है। देखो फौरन जल्दी से, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन कर देंगे। कंस्ट्रक्शन में आप क्या करेंगे सर, आप लिखेंगे जॉइन क्या चीज, OC। अगर आप OC ज्वाइन करेंगे तो सर OC और OA दोनों आपस में बराबर नहीं है, बिल्कुल बराबर है। अगर दोनों आपस में बराबर हैं तो क्या ये भी 30 नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो आप लिखेंगे ज्वाइन OC, उसके बाद लिखेंगे OA इज इक्वल टू OC। कोई बोले क्यों, तो आप बोलेंगे रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, नो प्रॉब्लम सर। अगर ऐसा है तो मैं कह सकता हूं क्या, OA के सामने वाली एंगल C है, एंगल C इज इक्वल टू एंगल A, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। क्यों होगा, वापस से सेम रीजन लिखिए, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है भाई, दोनों आपस में बराबर होंगे, ठीक। इसका ये मतलब हुआ कि एंगल C एंगल A के बराबर है, एंगल A तो दिया हुआ है 30, देयरफॉर एंगल C और एंगल A दोनों कितने हो गए, 30। पूछा जो गया था उस पे आते हैं, आपसे पूछा गया था PCA, ये वाला पूछा गया। अब देखो ध्यान से देखो, अब इसको निकालने के भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं यार, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, ठीक है। ये वाला चीज कितना होगा ये आपको बताना है, ये 30 की वेन है, जैसे मन करे वैसे, मन करे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा लो, मन करे तुम 10.1 लगा लो, कैसे भी करके इसको निपटाओ, ठीक है। MCQ सब ऐसे ही एकदम सिमिलर है, ऐसा फिगर पीछे भी है, ये भी ये थोड़ा थोड़ा आसानी है, और देखते हैं। देखो इधर क्या कह रहा है, आपसे पूछ रहा है मेजर ऑफ एंगल C, ठीक है भाई, ये चीज आपको बताना है। आसान क्वेश्चन है, फिगर देखने में चाहे जैसा भी लगे, डरावना लग सकता है मे बी। अब मैं पार्ट लाइक सेक्शन B में चला गया हूं, अब 2 नंबर वाले आ गए, 10 12 शुरू के जो थे ना 12 नंबर पे, मतलब समझ लो 8 9 10 जो था वो MCQ था, हो सकता है 2 नंबर वाला हो, 3 नंबर वाला, खैर जो भी है 2022 का क्वेश्चन है। देखना जरा, कह रहा है कि AB इज डायमीटर, ठीक है भाई, AB डायमीटर है, BC इज टेंजेंट एट पॉइंट B, ठीक है, OP बाइसेक्ट्स द कॉर्ड AD। देखो AD जो देख रहे हो ये कॉर्ड है, और ये क्या कर रहा है, OP इसको बाइसेक्ट कर रहा है, किसको, OP को, ठीक है। और ये थ्योरम हमने जब कॉर्ड का बेसिक हम डिस्कस कर रहे थे तो हमने ये चीज पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, जहां मैंने कहा था कि थ्योरम तो 9th क्लास का है बट यूज होता है, ठीक है ना। तो जरा देखते हैं इसको,
तो कह रहा है कि ओपी जो है वो इसको बाइसेक्ट कर रहा है, इसीलिए ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपस में इक्वल है। ठीक है भाई। AOP 60, ये एंगल AOP 60 गिवन है। आपसे पूछा है एंगल C कितना होगा। ठीक है भाई, आइए जल्दी से ओरली देखते हैं पहले। अगर वैसे तो एक नंबर वाला नहीं है ये, ओरली आंसर कैसे निकालोगे? देखो इधर, ये सर हमने पढ़ा था कि अगर सेंटर से कॉर्ड के ऊपर, मैं सीधा करके बना देता हूं ताकि आपको समझ में, अगर ये कॉर्ड है और मैं सेंटर से क्या करूं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, तो ये परपेंडिकुलर लाइन इन दोनों को बाइसेक्ट करेगा। इन अदर वर्ड्स, अब ये हो गया इसका कन्वर्स, है ना, 9.4 कि अगर कोई कॉर्ड बाइसेक्ट हो रही है, मतलब वो लाइन जो सेंटर से ड्रॉ किया गया वो परपेंडिकुलर है, इसका मतलब हुआ कि ये है 90। सर 90, 60, 150, इसका मतलब हुआ ये है कितना, 30। बिल्कुल है, ये 30 है। अब देखो 10.1 की हेल्प से ये है 90। अब पूरा ट्रायंगल लो, बड़ा वाला ABC, ये 90, ये 30, कितना हो गया 120, तो आंसर इज 60। अगर आपसे एक नंबर के लिहाज से बात करें तो आप ऐसे काम करोगे। ठीक है, अब इसी बात को लिखना है अच्छे से, खाली रिप्रेजेंट कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं सर। तो सबसे पहले उसी की बात करते हैं। बोल रहा है कि कॉर्ड बाइसेक्ट हो रहा है, तो आप लिखेंगे क्या? अब वो ये इंट्रो लिखोगे तो और भी चीजें लिखना इंपॉर्टेंट है। देखो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में थोड़ा बहुत इंट्रो लिखना कंपलसरी है, अदरवाइज क्वेश्चन पूरा सही रहेगा। हम बोलेंगे क्या नंबर 5 में से 4 क्यों आए, 4 में से 3 क्यों आए, 3 में से 2 क्यों आए, ये इशू रहेगा। समझ में आ रही बात? तो थोड़ा बहुत लिखा करो, कुछ नहीं, जो दिया उसी में से 1-2 लाइनें उठा करके जो जरूरी है लिख दो। क्या आप लिखेंगे? अ सर्कल विद सेंटर O इज गिवन। ठीक है भाई, ये दिया हुआ है। आगे आप कह सकते हैं कि BC एक टेंजेंट है, कहां पर? एट पॉइंट B। आप बोलेंगे BC इज अ टेंजेंट, BC इज अ टेंजेंट एट पॉइंट B। अब आते हैं इसके बारे में जरा, लिखेंगे क्या चीज कह रहा है कि वो उसको बाइसेक्ट कर रहा है। OP किसको बाइसेक्ट कर रहा है? कॉर्ड AD को। इसका मतलब हुआ कि एंगल P या एंगल OPA 90 डिग्री है, तो आप लिखेंगे एंगल OPA इज इक्वल टू 90 डिग्री। कोई पूछे ऐसा डायरेक्टली क्यों लिखा, तो आप लिखेंगे सिंस OP बाइसेक्ट्स क्या चीज? AD। वो बाइसेक्ट कर रहा है इसलिए वो 90 होगा, ये थ्योरम है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अब उस ट्रायंगल में आ जाइए। कौन से ट्रायंगल में? छोटे वाले ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल AOP। नाउ इन ट्रायंगल AOP क्या कह सकते हैं भाई आप कह सकते हैं इस ट्रायंगल में कि तीनों एंगल का सम 180 होगा। एंगल A, एंगल O, एंगल P इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है भाई, बिल्कुल होगा 180 डिग्री। तो अब दो एंगल O की वैल्यू 60, एंगल P की वैल्यू 90, तो यहां से एंगल A निकल के आ गया। कितना आ गया? 90, 60, 150, तो ये आ गया आपका 30। अब बड़ा वाला ट्रायंगल ले लो। कौन सा? नाउ इन ट्रायंगल, लेकिन उससे पहले दिखा दो कि एंगल B 90 क्यों है। ये है सब्जेक्टिव, एक चीज दिखाना पड़ेगा। आ जाओ। ऑल्सो क्या OB इज परपेंडिकुलर टू BC। ये जो OB है इसके परपेंडिकुलर है। कोई पूछे क्यों, तो आप बोलेंगे सर थ्योरम 10.1। अगर ऐसा है देयरफॉर एंगल B इज इक्वल टू 90। अब आ जाओ बड़े वाले ट्रायंगल में। इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC एंगल A, एंगल B, एंगल C तीनों मिलके कितना हो गया भाई? 180। समझ रहे हो? एंगल सम प्रॉपर्टी। अब 2 या 3 नंबर में कुछ भी पूछे, एक नंबर तो नहीं है, ऑप्शन नहीं है ना इधर, 2 या 3 नंबर वाला है, 3 का ही लग रहा है। देखो ABC 180 हो गया। अब तीनों की वैल्यू पुट करो। A आपने निकाल रखा है 30, B आपका 90, तो आपका C निकल गया। खत्म हो गई बात। कितने का भी पूछे है तो फालतू सवाल। तो एंगल C की वैल्यू हो गई कितनी? 9, 12, 6, ये हो गया 60 डिग्री। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। इसको
क्या कह रहा है देखो, एंगल AOB निकालना है। पहले ओरली निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है भाई, ओरली। ऑप्शन नहीं है, मतलब ये भी 2 या 3 नंबर वाला सवाल है। अब मैंने एग्जैक्ट लिखा नहीं है कौन से सेक्शन का, 2022 का सवाल है। देखो ये वाला क्या है सर, एंगल AOB, ये निकालना है। ओरली आंसर दें, ओरली। ये 40 तो ये 40, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। 40 40 80 तो ये हो गया 100, ये 2 नंबर का लग रहा है। ठीक है, आंसर आ गया 100 डिग्री। कुछ था ही नहीं इसमें, कर लोगे आप लोग। वही कहानी लिखना कि OA is equal to OB, radii of the same circle, therefore angle A is equal to angle B, angles opposite to equal sides are equal। तो एंगल A और एंगल B बराबर है, मतलब A is equal to B is equal to 40। इन ट्रायंगल OAB, एंगल O प्लस एंगल A प्लस एंगल B is equal to 180, 40 40 अननोन is equal to 180, वो आ गया 100। फालतू सवाल था, ऐसे ही 1-2 नंबर वाले सवाल ऐसे ही होते हैं। और देखते हैं, ये फिगर भले देखने में डरावना हो सकता है, सवाल वैसा नहीं है। चल रहा है ना वीडियो, या रुक चुका है? थैंक यू, चल रहा है। देखो जरा क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है इन द गिवन फिगर PB इज अ टेंजेंट। ठीक है भाई, PB एक टेंजेंट है। आगे देखिए जरा क्या कह रहा है आपसे, टू द सर्कल विद सेंटर O। ठीक है, इसका सेंटर O है, टेंजेंट है सर्कल के पॉइंट B पर। आगे AB इज अ कॉर्ड। ठीक है, AB कॉर्ड है ऑफ द सर्कल ऑफ लेंथ 24। AB की लेंथ कह रहा है 24। देखिएगा जरा, गिवन है क्या, AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। आगे बोला है क्या है सर, इफ द लेंथ PB ऑफ द टेंजेंट इज 20। PB कह रहा है सर ये चीज 20 है। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ OP। OP निकालना है। ठीक, वापस से फिर से वही आपको रिमाइंड कराऊंगा, क्वेश्चन नंबर 1। आज का क्वेश्चन नंबर 1 करने से पहले मैंने ये जो आपको बताया है, ये ऐसे नहीं बताया, बार बार इसका यूज होगा। ठीक है, अगेन क्योंकि 9th क्लास का थ्योरम है तो हो सकता है दिमाग से निकल गया हो। क्या अगर आप क्या करेंगे, सेंटर से कॉर्ड के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो उस कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा। क्लियर? तो सर एक बात बताइए, कह रहा था कि AB एक कॉर्ड है, ठीक है, और ये सेंटर है। तो अगर मैं सेंटर से क्या करूं, एक परपेंडिकुलर कुछ दिया नहीं है कहीं भी, वो बाय कंस्ट्रक्शन हम ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, तो अगर ये, अच्छा और क्या गिवन है, 5 किसकी वैल्यू है, एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, ये 5 है आपका। ठीक, तो मैं कुछ नहीं करूंगा, AB 24 है सर, और क्या गिवन है, PB 20 गिवन है, और क्या गिवन है, OM 20 गिवन है, 5 गिवन है। आपसे पूछा गया है OP। देखो ये पूछा गया, तो सबसे पहले आप आ जाओ और कंस्ट्रक्शन करके एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करके पहले इसको आधा आधा कर देते हैं। ठीक है ना, तो आप लिखेंगे ये दिया तो नहीं है, दिया तो नहीं है कि परपेंडिकुलर कहीं भी दिया है। ठीक है, तो आ जाओ, कॉर्ड है, परपेंडिकुलर से ड्रॉ करेंगे तो आप लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में आप लिख देंगे क्या कि OM इज परपेंडिकुलर टू AB, क्योंकि दिया नहीं है कहीं भी। अगर ऐसा होगा, अगर ऐसा होगा, इसका 2 मतलब हुआ क्या, कि एंगल M 90 डिग्री है। ठीक है भाई, इसका दूसरा मतलब हुआ कि AB 2 इक्वल हाफ में बढ़ गया, क्या, AM इज इक्वल टू BM। ठीक है, अब ये AM हो चाहे ये BM हो, ये टोटल का हाफ होगा, विच इज कितना, AB अपॉन 2। AB कितना है, 24, यानी कि AM और BM दोनों की वैल्यू 12 है। ठीक, कंस्ट्रक्शन में एक काम और करेंगे आप, दैट इज जॉइन OB। क्या काम करेंगे आप, जॉइन OB। OB को ज्वाइन कर दिया। अब एक बात बताओ, BM आपका 12 है, OM आपका 5 है, और OMB एक राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि एंगल M 90 डिग्री है। तो पाइथागोरस लगा कि क्या तुम ये नहीं बता पाओगे? और आई होप तुम लोगों को ये सब याद हो। अगर ये सब याद होता है तो ऑब्जेक्टिव में बहुत काम आता है। ये क्लास में लिखवाया जाता है कि इसको याद करो, टाइम बचता है। क्या चीज, ये सब आपको याद, 3 4 5, ठीक है, 5 12 13,
आप याद कर लीजिए 8, 15, 17, 7, 24, 25, 12, 16, 20, ये सब याद होता है तो बहुत फायदा होता है। अगर ये ऑब्जेक्टिव होता, या अगर ऑब्जेक्टिव नहीं भी है, सब्जेक्टिव है, तो एटलीस्ट मुझे आंसर पता है कि मेरा आंसर क्या आना चाहिए। कुछ और आया तो मैं गलती पकड़ लूंगा। 5 बार अब ये 13 आएगा। ठीक है भाई, हाइपोटेन्यूज 13 आएगा। आ जाओ निकालते हैं। अब छोटे वाले ट्रायंगल में आते हैं, तो मैं छोटे वाले ट्रायंगल में लिखूंगा इन ट्रायंगल OMB, इन ट्रायंगल OMB क्या चीज सर, OB स्क्वायर इज इक्वल टू OM प्लस BM। दोनों की वैल्यू पुट करो फटाफट, तीसरे की वैल्यू ले जाओ। OM कितना है भाई 5 का स्क्वायर, ये कितना है भाई BM 12 स्क्वायर। ठीक है, ये आंसर आ गया सर 25, 144। आप सबको पता है ये 169 होगा। तो आपका यहां से OB निकल के आ गया सर, OB की वैल्यू आ गई 13। अब OB तो पूछा नहीं था, ठीक है, OB क्या काम पड़ेगा जो पूछा था उसको निकालने में। ठीक, आगे आते हैं, क्या पूछा है वो देखते हैं। अब आपसे बोला गया है OP। अब एक बात बताओ, वापस से क्या OB रेडियस नहीं है? बिल्कुल है। क्या PB टेंजेंट नहीं है? बिल्कुल है। तो रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं अगर वो रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास करे। तो मैं आगे क्या लिख सकता हूं, मैं लिखूंगा ऑल्सो OB इज परपेंडिकुलर टू PB। OB इज परपेंडिकुलर टू PB। कोई बोलेगा क्यों, तो आप बोलेंगे थ्योरम 10.1। अगर ऐसा है तो आप कह सकते हैं क्या, एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें दो वैल्यू पता है आपको। कौन कौन, OB जो कि आपने अभी निकाला है, आपने अभी OB निकाला है 13। ठीक है भाई, तो ये आ गया सर आपका, ये 13 है, ये 20 है। इन सिंपल वर्ड्स वापस से पाइथागोरस लगाइए, दो साइड्स गिवन है, तीसरी की वैल्यू ले जाइए, सिंपल। तो नाउ इन ट्रायंगल कौन सा, OPB या OBP, कुछ भी कह लो आप, OBP। क्या देख रहे हैं, एंगल O, एंगल B, एंगल P 180 डिग्री। ये सब प्रीवियस ईयर है, कोई भी रैंडम क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट नहीं किया। 10 साल का पेपर है, उसमें ये सब दिया हुआ है। ठीक है, बहुत ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं है। हाँ, कॉम्पिटेंसी बेस्ड देखेंगे थोड़ा सा। देखो एंगल O, ठीक है भाई, कितना, अच्छा पाइथागोरस लगाना है ना, मैं एंगल क्यों निकाल रहा हूं। ठीक है, तो इसमें क्या करूंगा सर, मैं राइट एंगल के सामने वाली साइड OP का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, OB और PB। OB और PB का स्क्वायर, वैल्यू पुट करो, आंसर आ गया। OB इज 13 आया था, PB इज 20, तो ये हो गया 169 एंड 400, ये हो गया 569। किसकी वैल्यू, OP स्क्वायर। तो खाली OP कितना हो जाएगा, रूट अंडर, ये देखो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसको ऐसे ही छोड़ देना, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, आपसे OP पूछा गया था, व्हाट इज द लेंथ ऑफ OP। तो इसमें कुछ नहीं किया गया, पहले ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करके बाइसेक्ट किया, उसके बाद से ये 90 जब हुआ, 10 परपेंडिकुलर ड्रॉ ही कर लिया तो 90 हुआ। जब 90 हुआ तो पाइथागोरस की हेल्प से ये 2 मालूम था, तीसरा निकाला, ये वापस से राइट एंगल ट्रायंगल बन गया क्योंकि ये रेडियस इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर है। फिर से 2 चीजें मालूम थी, वापस से पाइथागोरस लगा के तीसरी चीज निकाल ली। फालतू सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऐसा मिलता जुलता सवाल एनसीईआरटी में, वो थोड़ा सा अलग है, ये भी 2024 का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है वो देखिएगा, आपसे कह रहा है इन द गिवन फिगर 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स विद द सेम सेंटर, है ना, 2 ऐसे सर्कल जिनका सेंटर सेम है, हैव रेडियाई 3 and 5, छोटे वाले का 3, बड़े वाले का रेडियस 5। 2 टेंजेंट्स, एक है TP, एक है TR। ठीक है भाई, अब TP बड़े वाले के लिए टेंजेंट है, TP, और TR छोटे वाले के लिए such that TR touches the inner circle। ठीक है भाई, at R, TR छोटे वाले को R पे टच करता है और TP बड़े वाले को P पे टच करता है। आगे की कहानी समझ में आ गई। TR is 4√10, ये है TR, कितना है, कह रहा है ये है आपका 4√10। ठीक है भाई, क्या बोला गया है, फाइंड द लेंथ TP। जो छोटे वाले सर्कल पे टेंजेंट है ना, उसकी लेंथ है इतनी, तो जो बड़े वाले पे है उसकी लेंथ कितनी, ये पूछ रहा है।
देखना जरा फालतू सवाल एक बार और देख लो। सर एक बात बताइए, रेडियस तो 3 है, मैं लेने को ऐसे भी ले सकता हूं लॉजिकली, कोई गलत नहीं कह सकता, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है। मैं रेडियस ऐसे भी ले सकता हूं, ऐसे भी ले सकता हूं, इनका फायदा कुछ नहीं है। तो रेडियस को कुछ ऐसे लिया जाए ताकि थोड़ा फायदा हो, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, देखिए मैं इसको यहां पे ज्वाइन कर दूंगा, ठीक। इससे ये फायदा होगा कि रेडियस है, ये टेंजेंट है, तो ये चीज 90 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद मैं कंस्ट्रक्शन से क्या करता हूं, इस चीज को ज्वाइन कर देता हूं। किसको? मैं इस O को T से ज्वाइन कर देता हूं। सिमिलरली सर ये भी कितना है, 5 है, ठीक, रेडियस। तो ये चीज भी आपका परपेंडिकुलर हो गया। बात समझ रहे हैं क्या? तो सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में एक चीज आपने अपने मन से क्या किया, क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन के पार्ट में नहीं आएगा OR और OP, ठीक है ना। वो इसलिए नहीं आएगा क्योंकि वो तो रेडियस है। आपने जो काम किया OT के साथ वो लिख दो, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में आपने कहा ज्वाइन OT ज्वाइन कर दिया। अब आ जाओ फ्रॉम फिगर, क्या चीज भाई, आप फिगर से ये देख पा रहे हैं कि OR इज परपेंडिकुलर टू RT, OR इज परपेंडिकुलर टू RT। कोई पूछे क्यों, तो आप बोलेंगे थ्योरम 10.1, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अगर ऐसा है, अच्छा ये है कितना 3, ये है कितना 5, ठीक है ना। अगर ऐसा है देयरफॉर एंगल R इज इक्वल टू 90, और अगर ऐसा है देन देयरफॉर, या और करके लिख दो, और में क्या लिख सकते हो आप कि वो जो ट्रायंगल दिख रहा है ना ORT, ट्रायंगल ORT इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, वो राइट एंगल ट्रायंगल है। सर राइट एंगल ट्रायंगल है अगर, तो जल्दी से इसमें पाइथागोरस लगाइए, 2 साइड मालूम है, तीसरी निकाल लीजिए। तीसरी आ गई, वापस से वही काम वहां कर दीजिए। 5 मालूम है, यह भी निकल जाएगा इन दोनों की हेल्प से। वापस से पाइथागोरस लगाइए, ये दोनों मालूम है, तीसरी आ जाएगी। ये काम करना है, 2 बार पाइथागोरस लगाना है। और नीचे वाले में लगाते हैं। अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो मैं कह सकता हूं राइट एंगल के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज, तो मैं कहूंगा OT स्क्वायर इक्वल्स RT प्लस OR, ठीक है ना। OR स्क्वायर प्लस RT TR, कुछ भी लिखो, वैल्यू पुट करो। OR आपका 5 है सर, ये आपका 4√10 है, ये हो गया 25। ये देखो 4 का स्क्वायर 16 और 10 का स्क्वायर √10 का स्क्वायर 10, 16 into 10 1, कितना हो गया 16 into 10 160। समझ रहे हो क्या? 4√10 था ना, 16 into 10 160। इतना गंदा, ओ ये 5 नहीं है, ये 3 है। वही मैं कहूं 169 क्यों नहीं आ रहा, छोटे वाले का 3 है, बड़े वाले का 5 है, ठीक है सर। तो ये 3 का स्क्वायर उस हिसाब से हो जाएगा आपका 9। तो कितना हो गया 169। किसकी वैल्यू? OT स्क्वायर की। तो यहां से OT आ गया आपका, आपको पता है ये 169 परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 13 का स्क्वायर होता है, तो OT इज इक्वल टू 30। जिस तरह से आपने नीचे वाले ट्रायंगल में काम किया, सेम काम आपको ऊपर वाले ट्रायंगल में करना ये सारी बातें वापस से लिखनी है कि जो आपका OP है वो PT के परपेंडिकुलर है। सेम बात दोबारा लिखेंगे और आइए करते हैं, ठीक है। सिमिलरली क्या देख रहे हैं आप ये देख रहे हैं कि OP इज परपेंडिकुलर टू PT। रीजन थ्योरम 10.1। अगर ऐसा है तो एंगल P इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर ऐसा है तो OPT एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और अगर OPT राइट एंगल ट्रायंगल है तो आप लगा दीजिए पाइथागोरस। तो इन ट्रायंगल OPT, सर अगर ये 90 है तो आपका OT क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो आओ इसमें लगाते हैं, ऊपर वाले ट्रायंगल में लगा दो पाइथागोरस। तो आप बोलेंगे इन ट्रायंगल OPT, इन ट्रायंगल OPT क्या चीज सर, OT स्क्वायर इज इक्वल टू क्या चीज, OP स्क्वायर प्लस PT स्क्वायर। समझ रहे होंगे, पाइथागोरस लगाना है और कुछ नहीं करना है। 2 वैल्यू मालूम है आपको, सर OP रेडियस है 5 का स्क्वायर, और सर ये PT
पीटी, पीटी निकालना है, ठीक है भैया, पीटी निकालना है मेरे को, क्लियर। और ये कितना है सर ओटी, ओटी आपने अभी निकाला था 13, तो ये हो गया सर 13 का स्क्वायर। अब ये कितना हो गया 13 का स्क्वायर 169, ये इधर आके माइनस हो जाएगा 25, इधर बच जाएगा आपको पीटी, ये होता है 144, तो पीटी हो गया √144 यानी कि 12, तो पीटी की वैल्यू 12 आ गई, ठीक है। ये जो पूछा गया था आपसे इसकी वैल्यू आ गई 12, ठीक है। क्या करना था, पाइथागोरस लगाने के अलावा कुछ था इसमें, पाइथागोरस लगाना था, कुछ नहीं करना था। एक बार नीचे वाले ट्राइंगल में ऐसे ही सेम काम एक बार ऊपर, लेकिन आपको दिखाना था पाइथागोरस लगाने से पहले कि राइट एंगल ट्राइंगल क्यों है, तो थ्योरम 10.1 की हेल्प से था, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2016 का सवाल है। कह रहा है आपसे कि इन द एडजॉइनिंग फिगर टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, दोनों सर्कल बराबर है भाई, विद सेंटर O एंड O डैश टच ईच अदर एट पॉइंट X, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट का ये मतलब हुआ सर कि ये जितना होगा ना, जितना ये होगा उतना ही ये होगा, उतना ही ये होगा, क्लियर है। सब रेडियस आपस में बराबर है, जरूरत पड़ी तो OC भी उतना ही होगा, ठीक। कॉन्ग्रुएंट सर्कल का ही मतलब होता है। चलिए आगे, OO डैश प्रोड्यूस्ड, अगर मैं OO डैश को क्या करूं, एक्सटेंड करूं, अब किधर करूं भाई, ये OO डैश है तो इसको किधर करूं, इधर बढ़ाऊं या इसको इधर बढ़ाऊं, तो आगे इंफॉर्मेशन क्या दिया है ये इसलिए बता रहा हूं कि अगर फिगर नहीं होता तो हम खुद ही कैसे जज करते। तो कह रहा है OO डैश प्रोड्यूस मीट्स द सर्कल विद सेंटर O डैश विद मीट्स द सर्कल विद सेंटर O डैश एट पॉइंट A। तो कह रहा है अगर OO डैश को प्रोड्यूस किया जाए तो वो उधर मिलता है, उस सर्कल को मिलता है कहां पर, पॉइंट A पर जिसकी सेंटर O डैश है, ठीक है। AC इज टेंजेंट टू द सर्कल, ठीक है भाई, ये AC इस सेंटर O वाले सर्कल का टेंजेंट है एट पॉइंट C। O डैश D इज परपेंडिकुलर टू AC, कह रहा है ये जो O डैश D है वो AC के परपेंडिकुलर है। अगर जरूरत पड़ी तो आपको पता होना चाहिए अगर ये परपेंडिकुलर है इसका और क्योंकि आप जो भी है इसका जो भी नाम है मुझे नहीं पता इसका, मैं अगर सपोज मैं कह रहा हूं अगर इसकी जरूरत पड़ी तो क्या AE एक कॉर्ड है, और अगर ये सेंटर है और ये परपेंडिकुलर है मतलब ये बाइसेक्ट हुआ है, इन केस अगर जरूरत पड़ती है तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आपसे पूछा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ DO डैश अपॉन CO। ये देखने में डरावना है, इंपॉर्टेंट तो है ही, डरावना भी है लेकिन है आसान, ठीक है। आओ जरा देखते हैं। सर इसके बारे में तो मुझे मालूम है क्योंकि ये दे रखा है 90, है ना। आपसे कह रहा है कि कहीं ना कहीं परपेंडिकुलर वर्ड यूज किया था, O डैश D इज परपेंडिकुलर टू AC। एक तो चीज मुझे पता चल गया कि ये परपेंडिकुलर है। सर इसके बारे में क्या ख्याल है, OC रेडियस है, AC टेंजेंट है, तो सर ये भी 90 होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। तो हम लिख देंगे क्या कि फ्रॉम फिगर हम ये लिख सकते हैं कि OC इज परपेंडिकुलर टू AC। कोई बोले क्यों, तो आप बोलेंगे थ्योरम 10.1, ठीक है भाई, ये परपेंडिकुलर है। अगर ऐसा है तो आप बोलेंगे एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री। कोई परेशानी नहीं है, 10.1 की हेल्प से एंगल C 90 होगा। अब अगर ठीक से देखो, रेशियो पूछा है तुमसे, बात समझ में आ रही है, रेशियो पूछा है और वैल्यू किसी भी चीज की नोन नहीं है, ठीक। तो क्या हम कह सकते हैं आपको कुछ ऐसा दिख रहा है कि अगर मैं सीधा बनाऊं आपके लिए, आपको कुछ और इसके बारे में इंफॉर्मेशन है क्या, आपको दो ट्रायंगल नहीं दिख रहा, राइट एंगल ट्रायंगल, एक बड़ा वाला राइट एंगल ट्रायंगल, एक छोटा वाला राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। रेशियो से क्लू ले सकते हैं आप क्योंकि और कुछ गिवन है नहीं भाई। तो आओ जरा देखते हैं इसको। अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर दूं तो काम बहुत आसान हो सकता है, ठीक है। कोशिश करते हैं, आइए बड़ा वाला ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल OCA, इन ट्रायंगल OCA, और छोटा वाला ट्रायंगल O'DA, O'DA, ठीक है भाई। इन दोनों ट्रायंगल अगर मैं देखने की कोशिश करूं तो मैं क्या देख रहा हूं,
एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी। रीजन आप बोलेंगे 90 डिग्री ईच। फिर से एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए। आप बोलेंगे सर क्या चीज, कॉमन। ठीक है, क्या मैं कह सकता हूं देयरफॉर ट्रायंगल OCA इज सिमिलर टू ट्रायंगल O'DA बाय एंगल सिमिलैरिटी। क्या ये बात कही जा सकती है? बिल्कुल कही जा सकती है। और अगर ऐसा है तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो बराबर होंगे। देयरफॉर बीपीटी यही तो सिखाता है आपको कि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो बराबर हो जाएंगे, है ना। नहीं खैर, वो बीपीटी कहां से आएगा, तो पैरेलल की बात होती है। खैर यहां पे देखिए सिमिलर है तो मैं क्या कह सकता हूं, OC अपॉन O डैश डी, OC अपॉन O डैश डी इज इक्वल टू CA अपॉन DA, CA अपॉन DA इज इक्वल टू OA अपॉन O डैश A, OA अपॉन O डैश A। ठीक है भाई, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो बराबर होंगे। ठीक है, अब इसमें से तीन में से देखो काम का कौन है। देखो ये तो तुम्हें निकालना ही है, इन दोनों इनमें से कौन लूं, इसको लूं कि इसको लूं, डिपेंड करता है किसकी वैल्यू आसानी से तुम्हें मिल सकती है। अगर इसकी वैल्यू आसानी से मिल सकती है तो इन दोनों से काम करेंगे, प्रोसीड अपना। अगर इनकी वैल्यू आसानी से मिल सकती है तो इन दोनों से अपना काम प्रोसीड करेंगे। ठीक है, आओ देखने की कोशिश करते हैं। अगर तुम फिगर को देखो, अगर तुम फिगर को देखो तो क्या तुम्हें OA की वैल्यू मालूम है? बिल्कुल मालूम है। कैसे? सर ये आपका R है, बिल्कुल है। सर कॉन्ग्रुएंट सर्कल है, तो सर ये भी आपका R है, ये तो है ही। यानी कि मैं OA की वैल्यू देख पा रहा हूं, OA इज इक्वल टू R प्लस R प्लस R, मिल गई आसानी से। व्हाट अबाउट O डैश A? R, इसकी वैल्यू मिल गई, दोनों की वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ गया। ठीक है, इसकी भी वैल्यू मिल सकती है लेकिन ज्यादा आसानी से मिल गया। अगर इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करो, AD की वैल्यू, सर ये सेंटर नहीं है ना, ये जरूरी नहीं है, सेंटर तो ये है, तो इसको रेडियस तो कहने, यानी कि AD में मेहनत लग सकता है, AD नहीं पता, क्यों इसके पीछे पड़े। ठीक, इसीलिए हम इन दोनों से काम चलाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि मैं कह सकता हूं कि अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो OC अपॉन O डैश डी इज इक्वल टू OA अपॉन O डैश A। ठीक है, पूछा है मेरे से O डैश डी, ठीक है रेसिप्रोकल कर देते हैं, नो प्रॉब्लम। O डैश डी या DO डैश एक ही बात है, अपॉन OC इज इक्वल टू, इधर भी रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, O डैश A अपॉन OA। क्वेश्चन हो गया तुम्हारा खत्म। वैल्यू देखना जरा, अपने फिगर से तुम क्या देख पा रहे हो, तुम ये देख रहे हो कि जो तुम्हारा OA है ना, यहां से यहां तक, वो है 3A के बराबर, 3R के बराबर, और जो तुम्हारा O डैश A है वो है R के बराबर। सर ये दोनों कैंसिल हो गए क्या? तो आंसर आ गया 1/3। खत्म हो गया आपका क्वेश्चन। O डैश D अपॉन OC इज 1/3, या रेशियो में लिख देना 1:3। खत्म हो गया सर। ठीक है, आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन था, देखो 3-4 लाइन में खत्म हो गया, इसमें कुछ था ही नहीं, सिमिलैरिटी प्रूव करना था। अब बोलोगे हमें कैसे पता चलेगा? तो सर रेशियो पूछा है, बाकी किसी चीज की वैल्यू मालूम ही नहीं है, क्या कर सकते हैं आप? रेशियो से क्लू मिला आपको। ठीक है, आप दो ट्रायंगल को कॉरेस्पॉन्डिंग प्रूफ करने की सिमिलर प्रूफ करने की कोशिश करिए, जिससे कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो को बराबर लिखा जा सके। लिखा मैंने शुरू में तीनों, ये तो मुझे चाहिए था, बचे हुए दो में से यही क्यों लिया, उसका रीजन मैंने आपको दिखाया कि जो एलिमिनेट हुआ वो क्यों हुआ, इसकी वैल्यू मुझे मिल गई, इसके पीछे क्यों पड़े। ठीक है, दोनों की मिल जाती तो कोई भी ले लेते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आई होप वीडियो इज going on.